प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के लूना स्टडी पर। आज हम करने वाले हैं BSTC 2022 के लिए मॉडल पेपर। बहुत ही शानदार मॉडल पेपर है, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रहण किया गया है। बहुत ही शानदार मॉडल पेपर होने वाला है, क्योंकि इसमें एक एक प्रश्न है वो बहुत ही बारीकी से लिए गए हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो ही तो 2022 के लिए जो यह मॉडल पेपर है उनमें बहुत प्रश्न आने की वो संभावना रहती है। और आपको पता भी चलेगा कि मॉडल पेपर है वो कैसा करना है 2022 में, पेपर कैसा करना है और पेपर कैसा आएगा, किस प्रकार का पैटर्न रहेगा। इन सभी बातों का आपको इस मॉडल पेपर के अंतर्गत पता चल जाएगा। और मॉडल पेपर है वो सॉल्व कैसे करना है, हल कैसे करना है पेपर के अंतर्गत, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए फिर आज की इस मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को आप इस मॉडल पेपर की क्लास को पूरा देखना, क्योंकि 200 प्रश्न है मॉडल पेपर के अंतर्गत। 200 प्रश्न आपको एकदम आसानी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाए जाएंगे और बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को। और इस प्रकार के कई मॉडल पेपर है वो हमारे इस वीडियो पर डाले जाएंगे, इस चैनल पर डाले जाएंगे, जो कि बहुत ही 2022 के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं BSTC के लिए। आज का हमारा 1 नंबर प्रश्न है सामान्य ज्ञान का। पहले पार्ट करते हैं हम सामान्य ज्ञान के मॉडल पेपर के अंतर्गत। पार्ट फर्स्ट सामान्य ज्ञान, प्रश्न 1 से लेकर 50 तक होंगे सामान्य ज्ञान के प्रश्न। और 1 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, राजस्थान राज्य की मुख्य फसल है वो कौन सी है। राजस्थान राज्य की मुख्य फसल कौन सी है। ज्वार, चावल, बाजरा एवं गेहूँ। राजस्थान राज्य की मुख्य फसल है वो बाजरा है, तो जो हमारा C नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 2 नंबर प्रश्न है आज का हमारा कि खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ। महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, इनमें से कोई नहीं। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा पराजित हुए, तो जो हमारा C नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ, महाराणा सांगा। और 3 नंबर प्रश्न आज का हमारा, राजस्थान में छप्पनिया अकाल है वो कौन से वर्ष में पड़ा। छप्पनिया अकाल राजस्थान में कौन से वर्ष में पड़ा। छप्पनिया अकाल है वो राजस्थान में 1956 विक्रम संवत में पड़ा, तो जो हमारा C नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। 1956 छप्पनिया अकाल विक्रम संवत में पड़ा, तो जो हमारा C नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य की किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से 3 जिले हैं उनकी सीमा वो मध्य प्रदेश से लगती है, और एक ऐसा है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। कोटा, करौली, धौलपुर या जयपुर। तो कोटा, करौली, धौलपुर, इन तीन जिलों की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगती है। और जो हमारा जयपुर जिला है इसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है, तो जो हमारा D नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 5 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। बीकानेर, उदयपुर, जयपुर या कोटा। नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। नमदे बनाने के लिए बीकानेर जिला प्रसिद्ध है, तो जो हमारा A नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 6 नंबर प्रश्न आज का हमारा, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कौन से जिले में लागू हुई। जयपुर में, नागौर में, अजमेर में या करौली में। पंचायती राज व्यवस्था है वो सर्वप्रथम नागौर जिले में लागू हुई। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कौन से जिले में लागू हुई। पंचायती राज व्यवस्था है वो सर्वप्रथम नागौर जिले में लागू हुई। और 7 नंबर प्रश्न आज का हमारा, राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है वर्तमान में। 33, 22, 26 या 34। तो राजस्थान में वर्तमान में जिलों की संख्या है वो 33 है। और अगला प्रश्न है आज का हमारा 8 नंबर प्रश्न, जिले में पंचायती राज की शीर्ष संस्था कौन सी है। एक जिले में पंचायती राज की शीर्ष संस्था कौन सी है। नगर परिषद, नगर निगम, पंचायत समिति या जिला परिषद। जिले में पंचायती राज की शीर्ष संस्था है वो है जिला परिषद। जो उच्चतम संस्था है पंचायती राज की शीर्ष संस्था वो जिला परिषद है। और अगला प्रश्न आज का हमारा 9 नंबर, मौसर क्या है। मौसर है वो क्या है, अरावली की एक जनजाति, सती से संबंधित मृत्यु भोज की एक प्रथा या एक झील का नाम। मौसर है मृत्यु भोज की एक प्रथा है, मृत्यु भोज की एक प्रथा जिसे मौसर के नाम से भी जाना जाता है। और 10 नंबर प्रश्न आज का हमारा, गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर कौन से जिले में स्थित है। धौलपुर में, भरतपुर में, अलवर में, सवाई माधोपुर में। गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर कौन से जिले में स्थित है। गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर सवाई माधोपुर में स्थित है, तो जो हमारा D नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 11 नंबर प्रश्न है कि विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी। विराटनगर है वो कौन से जनपद की राजधानी थी। अंग की, गंधार की, मगध की, मत्स्य की। विराटनगर है वो मत्स्य जनपद की राजधानी थी, तो जो हमारा D नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 12 नंबर प्रश्न आज का हमारा, राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल है वो अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति के लिए, राज्य विधानसभा के लिए, संसद या राज्य की जनता के प्रति। तो राज्यपाल है वो अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है।
और 13 नंबर प्रश्न आज के हमारे मॉडल पेपर का कि रावत भाटा बांध कौन से जिले में स्थित है। रावत भाटा बांध है वो कौन से जिले में स्थित है, कोटा में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में या धौलपुर में। रावत भाटा बांध है वो कौन से जिले में स्थित है। रावत भाटा बांध हमारा चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, तो जो सी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि रावत भाटा बांध है वो कौन से जिले में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। और 14 नंबर प्रश्न है महाराणा प्रताप पुरस्कार किससे संबंधित है। महाराणा प्रताप पुरस्कार है वो किससे संबंधित है, खेलकूद से, साहित्य से, पत्रकारिता से, विज्ञान से। महाराणा प्रताप पुरस्कार है वो खेलकूद से संबंधित है, तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और 15 नंबर प्रश्न है पुष्कर मेला कब मनाया जाता है। पुष्कर मेला वो कब मनाया जाता है, वैशाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को या भाद्रपद पूर्णिमा को। पुष्कर मेला कब मनाया जाता है, पुष्कर मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला है वो मनाया जाता है। और 16 नंबर प्रश्न है मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखे। मेवाड़ का वह महाराणा जिन्होंने संगीत पर ग्रंथ लिखे, रतन सिंह, कुंभा, उदय सिंह, प्रताप। मेवाड़ का वह महाराणा जिन्होंने संगीत पर ग्रंथ लिखे वे कुंभा थे, तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि मेवाड़ का वह महाराणा जिन्होंने संगीत पर ग्रंथ लिखे वे कुंभा थे। और 17 नंबर प्रश्न है राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। कायलाना झील, राजसमंद झील, नक्की झील, जयसमंद झील। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो जयसमंद झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील। और 18 नंबर प्रश्न है धरती धोरारी कविता के लेखक कौन है। धरती धोरारी कविता के लेखक कौन है, भगत सिंह, कन्हैयालाल सेठ या मीराबाई, गुलजारी लाल नंदा। धरती धोरारी कविता के जो लेखक है वो कन्हैयालाल सेठिया है। धरती धोरारी कविता के लेखक कन्हैयालाल सेठिया। और 19 नंबर प्रश्न है आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है। चौहान की, राठौड़ की, खिंची की या गोहिल वंश की। आशापुरा माता है वो कौन से वंश की कुलदेवी है। आशापुरा माता है वो चौहान वंश की कुलदेवी है, तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि आशापुरा माता कौन से वंश की कुलदेवी है। आशापुरा माता है वो चौहान वंश की कुलदेवी है। 20 नंबर प्रश्न आज का हमारा राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है। राजस्थान राज्य में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है वो कहाँ पर है। अजमेर में, जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है वो उदयपुर में है। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल उदयपुर में। और 21 नंबर प्रश्न आज का हमारा राज्य का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे कहाँ पर है। राज्य का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे कौन सा है। राजस्थान राज्य का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे है वो जयपुर किशनगढ़ है। पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे जयपुर किशनगढ़। और 22 नंबर प्रश्न है अक्षय पात्र फाउंडेशन किस कार्य से जुड़ा है। कृषि से, स्कूल में मिड डे मील से, खेलकूद से या समाज सेवा से। अक्षय पात्र फाउंडेशन है वो कौन से कार्य से जुड़ा हुआ है। अक्षय पात्र फाउंडेशन है वो स्कूल में मिड डे मील कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। और 23 नंबर प्रश्न आज का हमारा राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। माही नदी, चंबल नदी, बनास नदी या लूणी नदी। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी का जो नाम है वो है बनास नदी। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है वो बनास नदी है। और 24 नंबर प्रश्न आज का हमारा राजस्थान संगीत अकादमी कहाँ स्थित है। कोटा में, उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में। राजस्थान संगीत अकादमी कहाँ स्थित है। राजस्थान संगीत अकादमी जोधपुर में स्थित है। राजस्थान संगीत अकादमी जोधपुर में। और 25 नंबर है राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे दे सकता है। अगर पंचायत समिति का प्रधान है वो अपना इस्तीफा देना चाहे तो वो किसे दे सकता है। जिला प्रमुख को, उप प्रधान को, जिला कलेक्टर को या संभागीय आयुक्त को। राजस्थान में पंचायत समिति का जो प्रधान है वो अपना इस्तीफा है वो जिला प्रमुख को दे सकता है, तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि पंचायत समिति का प्रधान है वो अपना इस्तीफा अगर देना चाहे तो वो जिला प्रमुख को दे सकता है। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है। मोरनी मोड़ना है वो कौन सी जनजाति से संबंधित है। भील से, मीणा से, ग्रासिया से या सहरिया से। मोरनी मोड़ना है वो कौन सी जनजाति से संबंधित है। मोरनी मोड़ना है वो मीणा जनजाति से संबंधित है, तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि मोरनी मोड़ना है वो कौन सी जनजाति से संबंधित है, मीणा से। और 27 नंबर प्रश्न है कि चुंडावत मांगे सैनानी सर काट दियो क्षेत्राणी, यह पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है। चुंडावत मांगे सैनानी सर काट दियो क्षेत्राणी, यह पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है। सलह कंवर के लिए, आनंद कंवर के लिए, रूप कंवर के लिए, विजय कुमार के लिए। चुंडावत मांगे सैनानी सर काट दियो क्षेत्राणी, यह पंक्ति सलह कंवर के लिए प्रसिद्ध है, तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 28 नंबर प्रश्न है कि जयपुर को गुलाबी रंग है वो किसके द्वारा दिया गया।
जयपुर को गुलाबी शहर के द्वारा भी गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो जयपुर को गुलाबी रंग है वो किसके द्वारा दिया गया है? ईश्वर सिंह के द्वारा, माधव सिंह के द्वारा, सवाई राम सिंह द्वितीय या सवाई जय सिंह के द्वारा। जयपुर को गुलाबी रंग है वो सवाई राम सिंह द्वितीय ने दिया। जयपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा दिया गया? सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। और 29 नंबर प्रश्न है, किस नृत्य को राय नृत्य भी कहा जाता है? वह नृत्य जिसे राय नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, नेजा, गौरी, झूमरा या गैर नृत्य। तो वह नृत्य जिसे राय नृत्य भी कहा जाता है या किस नृत्य को राय नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो गौरी नृत्य है, इसे राय नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और 30 नंबर प्रश्न है, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फायरे फायरे है वो कौन सी जनजाति का रणघोष है? भील का, ग्रास्य का, डामोर का या मीणा का? फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फायरे फायरे है वो भील जनजाति का रणघोष है। और 31 नंबर प्रश्न है, पट्टुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, झुंझुनू में। पट्टुओं की हवेली कहाँ स्थित है? पट्टुओं की हवेली जैसलमेर में है। पट्टुओं की हवेली जैसलमेर में। और 32 नंबर प्रश्न है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल है वो किसे कहा जाता है? सरदा रानी की बावड़ी को, बटाड़ू का कुआं बाड़मेर को, रानी जी की बावड़ी को या महिला बाग झालरा जो कि जोधपुर में है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल है वो बटाड़ू का कुआं बाड़मेर को कहा जाता है। बटाड़ू का कुआं है उसे कहा जाता है जो कि बाड़मेर में है, रेगिस्तान का जल महल। और 33 नंबर प्रश्न आज का हमारा, स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित थी? स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी है वो कौन सी रियासत से संबंधित थी? जयपुर से, कोटा से, भरतपुर से या जोधपुर से? स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी है वो जोधपुर रियासत से संबंधित थी। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और 34 नंबर प्रश्न है, कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है। कंदोरा नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? नाक में, कान में, कमर में या पाँव में? कंदोरा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कंदोरा नामक आभूषण है वो औरतों द्वारा कमर में पहना जाता है। कमर में कंदोरा नामक आभूषण है वो पहना जाता है। और 35 नंबर प्रश्न है कि सूफी संत हामिदुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? प्रसिद्ध सूफी संत हामिदुद्दीन है वो कौन से स्थान से संबंधित है? नागौर से, कोलायत से, सुजानगढ़ से या टोंक से? सूफी संत हामिदुद्दीन है वो नागौर से संबंधित है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि सूफी संत हामिदुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? नागौर से। और 36 नंबर प्रश्न है, मारवाड़ परगना विगत के लेखक कौन है? मारवाड़ परगना विगत के लेखक कौन है? उद्योतन सूरी, सूर्यमल मिश्रण, मोहनोद नैन्सी या जायसी? मारवाड़ परगना विगत के जो लेखक है वो मोहनोद नैन्सी है। और 37 नंबर प्रश्न आज का हमारा, बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? भरतपुर से, जयपुर से, सीकर से, हाड़ौती से? बम नृत्य है वो कौन से स्थान से संबंधित है? बम नृत्य है वो हमारा भरतपुर से संबंधित है। और 38 नंबर प्रश्न है, मालदेव और शेरशाह के मध्य युद्ध किस स्थल पर लड़ा गया? मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य में युद्ध लड़ा गया वो कौन से स्थान पर लड़ा गया? सुमेल, लोहावट, खानवा, ओसिया? मालदेव और शेरशाह के मध्य किस स्थल पर युद्ध है वो लड़ा गया? तो सुमेलगिरी का जो युद्ध है वो मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य में लड़ा गया। तो सुमेल नामक स्थान पर लड़ा गया। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 39 नंबर प्रश्न है कि वागड़ का जलियांवाला बाग किस स्थान को कहा जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो वागड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कौन से स्थान को कहा जाता है? मानगढ़ को, डाबी को, दूधवाखारा को या गढ़साना को? वागड़ का जलियांवाला बाग है वो मानगढ़ को कहा जाता है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि वागड़ का जलियांवाला बाग है वो मानगढ़ को कहा जाता है। और 40 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम है? लोहा, चांदी, तांबा या कोयला? राजस्थान है वो कौन सी खनिज उत्पादन में प्रथम है? राजस्थान जो कि चांदी है उसके उत्पादन में प्रथम है। राजस्थान जो कि चांदी के उत्पादन में सर्वप्रथम है। और 41 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है हीरालाल शास्त्री को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, लॉर्ड माउंटबेटन को? राजस्थान के एकीकरण का श्रेय है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और मॉडल पेपर का आज का हमारा 45 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? चुकंदर, कपास, मूंगफली या गन्ना? राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल है वो कपास है। कपास जो कि राजस्थान के प्रमुख नकदी फसल है। और 43 नंबर प्रश्न है, चारण कवियों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है। चारण कवियों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सा है?
पिंगल, डिंगल, ब्रज, ढूंढाड़ी। चारण कवियों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप है वो डिंगल है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 44 नंबर प्रश्न है आज का हमारा मॉडल पेपर का कि राजस्थान में सास बहू का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। राजस्थान में सास बहू का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। चौहटन में, घोगुंदा में, नागंदा में या भीनमाल में। राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है। राजस्थान में सास बहू का मंदिर है वो हमारा कहाँ पर स्थित है, नागंदा में स्थित है। नागंदा जो कि जहाँ पर राजस्थान में का जो सास बहू का मंदिर है वो स्थित है। और 45 नंबर प्रश्न है पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई। उदय सिंह की, मान सिंह की, प्रताप सिंह की या उपरोक्त में से कोई नहीं। पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई। पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर उदय सिंह की जान बचाई। और 46 नंबर प्रश्न आज का हमारा मेवाती बोली से संबंधित जिला है। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है। जयपुर, सीकर, कोटा या अलवर। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है। मेवाती बोली से संबंधित जो जिला है वो हमारा अलवर जिला है। अलवर जिला जो कि मेवाती बोली से संबंधित जिला है। और 47 नंबर प्रश्न है लटकन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। अंगुली कान में, नाक कान में, अंगुली नाक में या कलाई कमर में। लटकन नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है। लटकन नामक आभूषण है वो महिलाओं द्वारा नाक और कान में पहना जाता है। लटकन नामक आभूषण नाक और कान में पहना जाता है। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और 48 नंबर प्रश्न है मानगढ़ हत्याकांड किस साल में हुआ। मानगढ़ हत्याकांड है वो कौन से वर्ष में हुआ। 1908 में, 1910 में, 1911 में, 1913 में। मानगढ़ हत्याकांड जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है वह कब हुआ। मानगढ़ हत्याकांड है वो 1913 में हुआ। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 49 नंबर प्रश्न आज के हमारा मॉडल पेपर का मंडोर के प्रतिहार अपने वंश का प्रारंभ है वो किससे मानते हैं। मंडोर के जो प्रतिहार है वो अपने वंश का प्रारंभ है वो किससे मानते हैं। हरिश्चंद्र से, नागभट्ट से, खुशहाल सिंह से या भोगभट्ट से। मंडोर के प्रतिहार अपने वंश का प्रारंभ है वो हरिश्चंद्र से मानते हैं। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। मंडोर के प्रतिहार अपने वंश का प्रारंभ है वो हरिश्चंद्र से मानते हैं। और 50 नंबर प्रश्न है आज के हमारा मॉडल पेपर का और जीके का लास्ट प्रश्न कि टोटी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। टोटी नामक आभूषण है वो महिलाओं द्वारा कहाँ पर पहना जाता है। अंगुली में, कान में, कमर में या गर्दन में। टोटी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कान में पहना जाता है। टोटी नामक आभूषण जो कि कान में पहना जाता है। और सेकंड पार्ट है आज का हमारा मानसिक योग्यता का। मॉडल पेपर का फर्स्ट पार्ट हमने 1 से लेकर 50 तक के जो प्रश्न किए वो किए राजस्थान सामान्य ज्ञान के। और सेकंड पार्ट है अब हमारा 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न मानसिक योग्यता के प्रश्न होंगे जो कि बहुत ही शानदार है। आपको जो पूरा जो हमारी क्लास है ये पूरी एंड तक देखनी क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको ज़रा सी भी क्लास है वो मिस नहीं करनी है। और मानसिक योग्यता का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न हैं वो होंगे। तो सबसे पहले निर्देश दिया गया है हमें कि प्रश्न संख्या 51 से लेकर 55 तक के प्रश्नों में बाईं तरफ के शब्दों में एक प्रकार का संबंध है। दाहिनी तरफ लिखे शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनिए जो बाईं तरफ लिखे शब्दों के बीच संबंध के समरूप है। यानी हमारे पास यहाँ पर बाईं तरफ जो शब्द दिए गए हैं उनका आपस में संबंध है। उसी प्रकार जो शब्द हमें दाईं तरफ दिए गए हैं उनका भी संबंध बताइए। तो 51 नंबर प्रश्न है कि पेंटिंग ब्रश और स्केच। जिस प्रकार पेंटिंग का ब्रश से संबंध है उसी प्रकार स्केच का किससे संबंध है। जिस प्रकार पेंटिंग का ब्रश से संबंध है उसी प्रकार स्केच का जो संबंध है वो पेंसिल से है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 52 नंबर प्रश्न है आज का हमारा यानी कि मानसिक योग्यता का दूसरा नंबर प्रश्न विद्यालय का छात्र से संबंध है उसी प्रकार वन का किससे संबंध है। जिस प्रकार विद्यालय छात्र से संबंधित है उसी प्रकार वन है वो किससे संबंधित है। उसी प्रकार वन में वृक्ष होते हैं, विद्यालय में छात्र होते हैं तो वन में वृक्ष होते हैं। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 53 नंबर प्रश्न है चिकित्सक का औषधि से संबंध है उसी प्रकार अध्यापक का किससे संबंध है। चिकित्सक औषधि रखता है अपने पास तो छात्र अध्यापक का किससे संबंध है। अध्यापक का जो संबंध होगा वो ज्ञान से। चिकित्सक हमें औषधि देता है तो अध्यापक हमें ज्ञान देता है। और 54 नंबर प्रश्न है कि राज्यपाल देश। राज्य में राज्यपाल होता है तो देश में राष्ट्रपति होता है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। जिस प्रकार राज्य का राज्यपाल से संबंध है उसी प्रकार देश का जो संबंध होगा वो होगा राष्ट्रपति से। और 55 नंबर प्रश्न है पशु गधा होता है उसी प्रकार
पशु गधा है, सरीसृप, सरीसृप में कौन सा जानवर आएगा, पशु में गधा आ गया तो सरीसृप में कौन सा जानवर आएगा, सरीसृप में आएगा सांप। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। 51 से लेकर 55 तक के प्रश्नों में हमें यही संबंध बताना था। और अब हमारा 56 नंबर प्रश्न है, निर्देश है प्रश्न संख्या 56 से 59 तक में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी दृष्टि से संबंध रखते हैं तथा चौथा विकल्प है वो भिन्न है। विजातीय शब्द को हमें छांटना है। जिस प्रकार आकाश का उल्टा पाताल होता है, जलवायु ठंडा, तेज का मंद होता है, दिन का रात होता है। तो इसमें जो 3 शब्द है वो हमें 3 ऑप्शन है वो एकदम सही, यानी जो आपस में संबंध रखते हैं, और एक है वो विजातीय है, वह हमें छांटना है। जिस प्रकार आकाश का पाताल हो गया, तेज का मंद हो गया, दिन का रात हो गया, दिन का उल्टा रात। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है जलवायु का ठंडा, यह ठीक नहीं है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 57 नंबर प्रश्न है कि समुद्र, चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, समुद्र, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य ये तीनों ग्रह के रूप में है, और जो हमारा समुद्र है वो इनसे अलग है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 58 नंबर प्रश्न, राजनीति विज्ञान, भूगोल, जीव विज्ञान, इतिहास, इनमें से अलग कौन सा है। राजनीति विज्ञान, भूगोल, जीव विज्ञान, इतिहास। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान एक ही चीज़ से संबंधित है, जबकि जीव विज्ञान है, बायोलॉजी, ये अलग हो जाएगा। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और 59 नंबर प्रश्न है, उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर या नागपुर, इनमें से जो अलग है वो हमें बताना है। तो उदयपुर, भरतपुर और जोधपुर है वो है हमारे ज़िले, और जो नागपुर है वो हमारा एक शहर है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि नागपुर है वो ज़िला नहीं है, तो ये इनसे भिन्न हो गया। तो इस प्रकार हमने जो 59 तक के प्रश्न उनमें आपस में संबंध दर्शाना था, जो अलग था उसे छांटना था। और अब है हमारे पास 60 नंबर प्रश्न, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 7 जोड़ने व 5 घटाने पर, जिसमें 7 जोड़ने व 5 घटाने पर प्राप्त संख्या आएगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 7 जोड़ने व 5 घटाने पर प्राप्त संख्या आएगी। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, जिसमें हमने 7 ऐड किए तो 7 ऐड करने पर 106 आया। अब उसमें से हमें 5 घटाने हैं, 5 घटाएंगे तो हमारे पास 101 आएगा। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 7 जोड़ने व 5 घटाने पर प्राप्त संख्या वो 101 आएगी। और 61 नंबर प्रश्न है कि 74 व 94 के बीच की संख्या के तुरंत बाद आने वाली संख्या है। हमें दिया गया है 74 और 94। 74 और 94 के बीच की संख्या को करने के लिए हमें इन दोनों को ऐड करना है। ऐड किया हमने 7 7 14, 1 15 और 16, 168 हुए हमारे पास। अब इसकी बीच की संख्या निकालने के लिए हम इसमें 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 8 और 4 84, यानी कि इन दोनों के बीच की संख्या की तुरंत बाद वाली संख्या निकालनी है। तो बीच की संख्या 84 है और 84 की तुरंत बाद वाली संख्या वो 85 हो जाएगी। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 62 नंबर प्रश्न है आज का हमारा कि रिक्त श्रृंखला को पूरा कीजिए। रिक्त श्रृंखला है उसको पूर्ण करना है। 50, 49, 47, 44, 40 ये हमारी श्रृंखला है, और यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा यही हमें बताना है। तो सबसे पहले 50 दिया गया है, 50 से 1 कम किया 49, 49 से फिर 2 कम किया तो 47, 47 से फिर 3 कम किया 44, 44 से फिर 4 कम किया 40। तो पहले 1 कम किया, 2 कम किया, 3 कम किया, 4 किया। अब हमें 5 कम करने हैं। तो पहले 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, अब हमें 5 करने हैं। तो 40 में 5 कम किए तो हमारे पास आए 35। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 इस प्रकार बढ़ते क्रम में हमें कम करने हैं। और अगला प्रश्न है, एक घड़ी में 8:45 बजे हैं। एक समय है जब 8:45 है वो घड़ी में बजे हुए हैं। दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब देखने पर क्या समय दिखाई देगा। घड़ी में 8:45 बजे हुए हैं और दर्पण में अगर हम देखेंगे तो क्या दिखाई देगा। तो दर्पण में देखने के लिए हमें 11:60 में से हमें जो समय दिया गया है उसको माइनस कर देंगे। 11:60 में से हम इस समय को घटा देंगे। 11:60 में से घटाने पर हमारे पास आएगा 60 में से 45 गए 15 और 11 में से 8 गए 3, यानी 3:15 है वो हमें दर्पण में दिखाई देगी। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि 3:15 है वो हमें दर्पण में दिखाई देगी। और 64 नंबर प्रश्न है, एक पंक्ति में राज आगे से 17वें व पीछे से 24वें स्थान पर है, तो बताइए इस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। इस प्रकार के सवाल में आपको क्या करना है, जितने बच्चे दिए गए उनको ऐड कर लीजिए कि राज है वो आगे से 17वें स्थान पर है तथा पीछे से
24वें पर हैं। इनको जोड़ने पर हमारे पास आया 1 3 1 4 41 बच्चे आए और उसमें से एक राज है वो 2 बार जुड़ गए, यानी आगे से वो 17वें स्थान पर है तथा पीछे से 24वें पर है। तो इसमें से एक है वो हमें कम कर देना है, तो 40 उत्तर है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा। और 65 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, सभी व्यक्ति ईश्वर है यदि यह सत्य तर्क वाक्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा तर्क वाक्य सत्य है। यदि सभी व्यक्ति ईश्वर है तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से सत्य वाक्य कौन सा है। कुछ व्यक्ति ईश्वर हैं, नहीं यह तो गलत है क्योंकि सभी व्यक्ति ईश्वर है ये हमें दिया गया है। कोई भी व्यक्ति ईश्वर नहीं है, यदि कोई व्यक्ति है तो वह ईश्वर है। कुछ व्यक्ति ईश्वर है, कुछ व्यक्ति तो ईश्वर नहीं हो सकते क्योंकि दिया गया है कि सभी व्यक्ति ईश्वर है। यदि कोई व्यक्ति है तो वह ईश्वर है, यह बात एकदम सही है कि यदि कोई व्यक्ति है तो वह ईश्वर है। और प्रश्न में हमें दिया गया है कि सभी व्यक्ति ईश्वर है, दोनों एक ही बात है, तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 66 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, ए और बी 2 भाई हैं, सी ए की बहन है, डी बी की बेटी है, तो सी और डी का क्या संबंध है। ए और बी है वो दोनों भाई हैं, ए बी दोनों आपस में भाई हैं, सी ए की बहन है, सी है वो ए की बहन है, डी बी की बेटी है, डी है वो बी की बेटी है। तब हमें बताना है कि सी का डी से क्या संबंध होगा। सबसे पहले ए बी दोनों भाई हैं, तो ए की बहन है सी, तो तीनों आपस में भाई बहन होगी, यानी ए बी दोनों भाई है और जो उनकी बहन है वो है सी। अब बी की बेटी है, बी की बेटी डी है, उनका बी की बहन से क्या संबंध होगा, बुआ भतीजी का होगा। तो जो हमारा यहाँ पर बुआ भतीजी वाला ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। और 67 नंबर प्रश्न है, निर्देश है 67 से लेकर 71 तक के प्रश्न के लिए हमें निर्देश दिया गया है। 67 से 71 तक के प्रश्नों में यदि एक कथन दिया गया है और उसके पश्चात 2 निष्कर्ष दिए गए, एक कथन दिया गया है उसके पश्चात 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड, उनके आधार पर सही निष्कर्ष है वो हमें बताना है। और 67 नंबर प्रश्न है कि शहरों के बजाय गांवों का विकास अधिक आवश्यक है। कथन दिया गया है हमें कि शहरों के बजाय गांवों का विकास है वो अधिक आवश्यक है। अब हमें निष्कर्ष दिए गए हैं कि शहरों का विकास आवश्यक नहीं है, और 2 नंबर निष्कर्ष है कि गाँव का विकास होने से देश का विकास होगा। सबसे पहले तो हमें दिया गया कि 1 नंबर कथन है शहरों का विकास आवश्यक नहीं है, नहीं शहरों का विकास भी आवश्यक है, तो ये कथन तो होगा ही नहीं। और 2 नंबर निष्कर्ष है कि गाँव का विकास होने से देश का विकास होगा, ये सही होगा। तो जो हमारा सेकंड कथन है वो सही होगा, डी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 68 नंबर है, कथन दिया गया है शिक्षा के निजीकरण के लाभ व हानि दोनों हैं। शिक्षा के निजीकरण यानी जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके खुलने के जो लाभ एवं हानि है वो दोनों हैं। शिक्षा का निजीकरण हानिकारक ही होगा, शिक्षा केवल सरकारी तंत्र द्वारा ही दी जानी चाहिए। कथन दिया गया है कि शिक्षा के निजीकरण के लाभ व हानियाँ दोनों हैं, और निष्कर्ष है शिक्षा का निजीकरण हानिकारक ही होगा, शिक्षा केवल सरकारी तंत्र द्वारा ही दी जाए, तो शिक्षा का निजीकरण हानिकारक तो नहीं होगा, और केवल सरकारी तंत्र द्वारा भी नहीं दी जानी चाहिए, यानी जो निजीकरण के द्वारा भी होने चाहिए। तो जो हमारा दोनों कथन है वो सही है। तो जो डी नंबर ऑप्शन है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत है, वो हमारा सही हो जाएगा। और 69 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, कथन दिया गया है कि जल जीवन का आधार है, इसलिए हमें इसे बचाना चाहिए। कथन हमें यह दिया गया है कि जल जीवन का आधार है, इसलिए इसे हमें बचाना चाहिए। कुछ लोग जल को बर्बाद करते हैं, फर्स्ट कथन यह है। और सेकंड हमें निष्कर्ष दिया गया है कि भविष्य सुरक्षित कर रखने के लिए जल के महत्व को समझना होगा। तो जो हमारा 1 नंबर निष्कर्ष है कि कुछ लोग जल को बर्बाद करते हैं, हाँ कुछ लोग जल को बर्बाद करते भी हैं। और 2 नंबर कथन है भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमें जल के महत्व को समझना होगा, यह कथन भी सही है। तो दोनों कथन दिए गए हैं वो हमें एकदम सही दिए गए हैं, तो जो सी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि दोनों कथन है वो सही है। और अगला प्रश्न है हमारा 70 नंबर प्रश्न, कथन दिया गया है कठिन परिस्थितियाँ मनुष्य को मजबूत बनाती है। कथन है कि कठिन परिस्थितियाँ हैं वो मनुष्य को मजबूत बनाती है, और निष्कर्ष है मनुष्य अपने कड़वे अनुभवों से सीखता है, परिस्थितियाँ हमेशा बदलती रहती हैं। कठिन परिस्थितियाँ वो मनुष्य को मजबूत बनाती है, परिस्थितियाँ हमेशा बदलती रहती हैं। तो मनुष्य अपने कड़वे अनुभवों से सीखता है, यह कथन भी सही है। और जो परिस्थितियाँ हमेशा बदलती रहती है, निष्कर्ष भी सही है। तो जो दोनों निष्कर्ष है वो सही हो जाएंगे, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। और 71 नंबर प्रश्न है, कथन दिया गया है एक अच्छा अध्यापक एक अच्छा इंसान भी होता है। कथन है कि अच्छा अध्यापक वो एक अच्छा इंसान भी होता है, और निष्कर्ष है अध्यापक कभी अच्छे इंसान नहीं होते। नहीं, यह तो कथन गलत है, अध्यापक अच्छे इंसान होते भी हैं, और अध्यापक समाज का ध्यान रखते हैं, यह बात एकदम सही है कि अध्यापक का वो समाज का ध्यान रखते हैं। तो जो हमारा सेकंड निष्कर्ष है वो एकदम सही हो जाएगा,
बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 72 नंबर प्रश्न है आज का हमारा। श्रृंखला दी गई है हमें और उसमें गलत पद है वो हमें बताना है। 49, 64, 81, 100, 122 और 144, 169 की हमें श्रृंखला दी गई है। इसमें गलत पद है वो कौन सा ये है हमें बताना। तो सबसे पहले 49 दिया गया है। 49 किसका वर्ग होता है? 7 का। उसके बाद में 64 दिया गया है। 64 हमारे पास 8 का वर्ग होता है। उसके बाद में 81 दिया गया है। 81 9 का वर्ग होता है। उसके बाद में 100 दिया गया है। 100 है वो 10 का वर्ग होता है, 10 का स्क्वायर होता है। उसके बाद में 122 दिया है, लेकिन 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, अब 11 का स्क्वायर आना चाहिए था। 11 का स्क्वायर 121 होता है, लेकिन यहाँ पर 122 दिया गया है। उसके बाद में अगर 12 का स्क्वायर करें तो 144 हो जाएगा। 13 का करेंगे तो 169 हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास 121 आना चाहिए था वहाँ पर 122 दिया गया है। तो जो हमारा जो गलत पद है वो होगा 122, जो कि हमारे पास 11 का स्क्वायर होना चाहिए था। यहाँ पर 122 दे रखा है, तो जो ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। निम्न निर्देशों को पढ़कर 73 से 77 तक के प्रश्नों का उत्तर दें। 73 से लेकर 77 तक के प्रश्नों का उत्तर है वो हमें इन निर्देशों को पढ़कर देना है। 1 नंबर है, राजू और बाबू किसी एक स्थान से चलना आरंभ करते हैं। राजू पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, फिर राजू दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। बाबू दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाबू अपने बाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। इस सवाल को करने के लिए, इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हमने सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं राजू और बाबू है वो किसी स्थान ए से चलना प्रारंभ करते हैं। ए कोई बिंदु है वहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला कथन है कि राजू और बाबू किसी एक स्थान से चलना आरंभ करते हैं, ठीक है। 2 नंबर है कि राजू पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। ए स्थान से राजू है वो पश्चिम दिशा में यानी पश्चिम दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है। फिर राजू दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। पश्चिम दिशा में जा रहा है, अब दाहिने मुड़ेगा यानी उत्तर की ओर मुड़ेगा। दाहिने मुड़ेगा यानी कि क्लॉकवाइज मुड़ेगा, तो कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ पर राजू है वो 3 किलोमीटर चलकर यहाँ पर पहुँच गया। अगला कथन है कि बाबू दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है। ए स्थान से अब बाबू है वो दक्षिण की ओर जाएगा, कितना चलेगा? 3 किलोमीटर चलेगा। फिर बाबू अपने बाईं ओर मुड़कर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, अब बाईं ओर मुड़ेगा, अर्थात वह पूर्व दिशा की ओर चला जाएगा और चलकर कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। अब हमें आगे के सवाल करने हैं। सबसे पहले हमने डायग्राम बना लिया और अब सवाल है 73 नंबर सवाल। 73 नंबर प्रश्न है, राजू अपने चलने के स्थान से अब कितनी दूरी पर है? राजू है वो अपने चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है? यानी कि राजू है वो ए स्थान से चलना प्रारंभ हुआ और कहाँ पर पहुंच गया? आर पोजीशन पर पहुंच गया। राजू आर पर पहुंच गया, तो हमें ये डिस्टेंस है वो पता करनी है, यह दूरी पता करनी है ए से आर के बीच की। तो सबसे पहले राजू है वो कितनी दूरी पर चला? 4 किलोमीटर चला। उसके बाद में 3 किलोमीटर चला। अब हमें यह पता करना है कि इनके बीच की दूरी है वो कितनी है। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हमें यह एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, यह समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है वो होती है कर्ण। तो ये है हमारी कर्ण, इसको पता करना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर, आधार है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस लंब है हमारा 3, 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। 16 और 9 होते हैं 25। अब हमें यहाँ पर कर्ण स्क्वायर है वो 25 आ गया, तो कर्ण निकालना है तो वो आ जाएगा 5। 25 का रूट होगा वो होगा 5। यानी कि अब जो आर है राजू की जो चलने की स्थान से दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 5। यहाँ पर 3, 4 और ये हो जाएगी 5। तो राजू की अब चलने के स्थान से दूरी होगी वो होगी 5 किलोमीटर। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 74 नंबर, राजू अपने चलने के स्थान से अब किस दिशा में है? सबसे पहले राजू ए पॉइंट से स्टार्ट होता है और 4 किलोमीटर है वो पश्चिम दिशा की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है यानी कि वह उत्तर की ओर चला जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो ए पॉइंट से इधर की जो दिशा होगी वो होगी उत्तर, और जिस दिशा में राजू है वो है पश्चिम। यानी कि अब चलने के स्थान से राजू की जो पोजीशन होगी वो होगी उत्तर पश्चिम दिशा। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 75 नंबर प्रश्न, राजू पहली बार चलकर किस दिशा की ओर मुड़ा? राजू ए पॉइंट से स्टार्ट होता है और 4 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है। अब पहली बार चला, 4 किलोमीटर चला, किस दिशा में मुड़ा? दाईं ओर मुड़ा, यानी कि वह उत्तर की ओर मुड़ गया, उत्तर दिशा की ओर है वो चल दिया। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि राजू पहली बार चलकर किस दिशा की ओर मुड़ा? उत्तर दिशा की ओर। अगला प्रश्न है 76 नंबर प्रश्न कि बाबू मुड़कर कौन सी दिशा में चला?
ए पोजीशन से राजू और बाबू दोनों ही चलने स्टार्ट हुए। सबसे पहले बाबू है वो दक्षिण दिशा की ओर चला। बाबू दक्षिण दिशा की ओर चला। बाबू मुड़कर किस दिशा में चला? दक्षिण दिशा से मुड़कर बाबू है वो पूर्व दिशा की ओर चला। तो जो हमारा पूर्व वाला ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। दक्षिण दिशा से मुड़कर बाबू है वो पूर्व की ओर चला। और अगला प्रश्न हो जाएगा 78 नंबर प्रश्न। अब राजू बाबू से कितनी दूर है? अब राजू और बाबू की दूरी है वो कितनी है? सबसे पहले ए पोजीशन से राजू है वो पश्चिम दिशा में चलता है। कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में दाएं मुड़ जाता है और कितना चलता है? 3 किलोमीटर। ये दूरी हमने निकाल ही ली कि 5 है। फिर इसी ए पोजीशन से जो बाबू है वो 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है और 4 किलोमीटर है वो मुड़कर यानी बाएं ओर मुड़ जाता है और पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चल जाता है। अब यहाँ पर ए पोजीशन से बाबू कितनी दूरी पर चला गया? 5 किलोमीटर। ये भी 5 हो जाएगी और ये भी 5, ये 5 + 5 यानी राजू और बाबू की जो अब कुल दूरी है वो 10 किलोमीटर हो जाएगी। तो जो हमारे यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि अब राजू और बाबू कितनी दूरी पर है? 10 किलोमीटर। 78 नंबर प्रश्न है हमारा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 9 जोड़ने तथा 11 घटाने पर प्राप्त संख्या है वो होगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो कौन सी होती है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999 यानी 999 जो कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब इसमें हमने 9 जोड़ा और 11 घटाया तो हमारे पास कितनी आएगी? तो सबसे पहले 9 जोड़ने पर हमारे पास आया 1008। अब इसमें से हम 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 997। तो जो हमारा यहाँ पर 997 वाला ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 9 जोड़ने तथा 11 घटाने पर प्राप्त संख्या है वो होगी 997। और 79 नंबर प्रश्न है कि 36 और 56 के बीच की संख्या से पहले वाली संख्या कौन सी होगी? 36 और 56 के बीच की संख्या से पहले वाली संख्या, तो सबसे पहले हमें 36 और 56 के बीच की संख्या ही निकालनी है। 36 और 56 के बीच की संख्या निकालने के लिए हम उन दोनों को करेंगे जोड़ेंगे और जोड़कर 2 का भाग लगा देंगे तो जो हमारे पास बीच की संख्या है वो आ जाएंगी। दोनों को जोड़ने पर हमारे पास आए 92, 92 में 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 46, 46 जो कि बीच की संख्या है। हमें बताना है बीच की संख्या से पहले वाली संख्या, तो 46 से पहले कौन सी संख्या आती है? 45। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 80 नंबर प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आरंभ से 13वां एवं अंत से 14वें स्थान पर आता है? अंग्रेजी वर्णमाला में आरंभ से 13वां एवं अंत से 14वें स्थान पर आने वाला जो अक्षर है वो है हमारा एम। जो अंग्रेजी वर्णमाला जो है उसमें प्रारंभ से 13वें एवं अंत से 14वें स्थान पर एम आता है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 81 नंबर प्रश्न है यदि किसी सांकेतिक भाषा में ELECTION यानी इलेक्शन को HOHFXLRQ लिखा जाता है तो उसी भाषा में सिलेक्शन को लिखा जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले पता करना होगा कि इलेक्शन को HOHFXLRQ कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर ई को क्या लिखा गया है? ई को एच लिखा गया है तथा एल को लिखा गया है ओ। ई को एच लिखा गया है, एल को लिखा गया है ओ, वापिस ई को क्या लिखा गया? ई को एच लिखा गया है। यानी कि यहाँ पर लिखा गया है सबसे पहले ई को एच लिखा गया है तो ई के बाद में क्या आता है? ई के बाद में आता है एफ आता है, ई के बाद में आता है एफ जी, ई के बाद में आता है एफ जी। 2 अक्षरों को छोड़ा है और उसके बाद में इसने एच लिखा है। उसी प्रकार एल को देखिए, एल के बाद में आता है एम आता है और उसके बाद में एन आता है, यानी फिर 2 अक्षरों को छोड़ा और ओ है वो लिख दिया। यानी कि पहले 2 अक्षर छोड़ रहा है और जो बाद में तीसरा अक्षर आ रहा है उसे लिख रहा है। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे सिलेक्शन है, एस के बाद में क्या आता है? एस के बाद में टी आता है, टी के बाद में यू आता है। इन दोनों को हम छोड़ देंगे और उसके बाद में वी लिख देंगे। तो वी वाला हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? एक तो बी में है और एक डी में है। और सेकंड लेटर है हमारे पास ई। ई के बाद में क्या आता है? एफ आता है, एफ आता है और जी आता है, एफ आता है, जी आता है, जी आता है। लेकिन इन दोनों को तो हमें छोड़ना है और तीसरा अक्षर है वो लिखना है। तो एफ जी एच लिखेंगे तो वी एच वाला ऑप्शन हमें केवल बी में दिखाई दे रहा है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और 82 नंबर प्रश्न है आज का हमारा। एक आदमी एक लड़के के बारे में कहता है यह लड़का मेरे पिताजी के इकलौते बेटे का बेटा है। बताइए कि आदमी का लड़का क्या लगता है? एक आदमी है वो एक लड़के के बारे में कहता है कि यह लड़का मेरे पिताजी के इकलौते बेटे का बेटा है। सबसे पहले मान लेते हैं कोई एक आदमी ए, जिसे हम ए से व्यक्त करते हैं। एक आदमी है वह कहता है कि यह लड़का मेरे पिताजी का, यानी को जो आदमी है उसके पिताजी को हम पी से मान लेते हैं। मेरे पिताजी, यह लड़का मेरे पिताजी के इकलौते बेटे का, यानी खुद का,
यह मेरे पिताजी के इकलौते बेटे का, यानी खुद ही हो गया मेरे पिताजी और पिताजी का इकलौता बेटा, मैं खुद हो गया। का बेटा है, अब इसी का बेटा है तो वह बेटा ही लगेगा। तो जो हमारा यहाँ पर बेटा वाला ऑप्शन अब एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निर्देश दिया गया है हमें 83 से लेकर 87 तक के प्रश्नों के नीचे दिए गए डायग्राम के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। यहाँ पर दिया गया है विवाहितों को वृत्त से दर्शाया गया है, कलाकारों को त्रिभुज से दर्शाया गया है, नर्तकों को आयत के द्वारा दर्शाया गया है तथा शिक्षकों को भी इसमें त्रिभुज के द्वारा दर्शाया गया है। तो हमें 83 से लेकर 87 तक के प्रश्न है वो करने हैं। 83 नंबर प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है। हमें कथन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा कथन है वो असत्य कथन है। सबसे पहला कथन है कि कुछ नर्तक है वो शिक्षक है। तो डायग्राम में हमें देखना पड़ेगा कि कुछ नर्तक है वो शिक्षक भी हैं। तो यहाँ पर 6 है वो नर्तक है और साथ ही साथ ये त्रिभुज में भी बिलोंग करते हैं, यानी 6 है वो शिक्षक भी हैं और साथ ही साथ नर्तक भी है। तो यह कथन तो एकदम बिल्कुल सही है। और 2 नंबर कथन है कि कुछ विवाहित शिक्षक है। कुछ विवाहित शिक्षक है तो कुछ विवाहित है, यानी 2 है वो विवाहित भी है, यानी वर्त के अंदर भी बिलोंग करते हैं, और 2 है वो शिक्षक के त्रिभुज के अंतर्गत भी बिलोंग करते हैं, यानी 2 है वो विवाहित भी है तथा शिक्षक भी हैं। तो यह कथन भी सही है। और 3 नंबर कथन है कि कुछ विवाहित नर्तक कलाकार हैं। कुछ विवाहित है वो नर्तक भी है तथा कलाकार भी है। कुछ विवाहित जैसे हमने 6 लिए, 6 विवाहित भी है नर्तक भी है, लेकिन 6 है वो कलाकार नहीं है। 6 विवाहित भी है नर्तक भी है लेकिन कलाकार नहीं है, और ऐसा कोई और ऑप्शन मिलता नहीं है जो कि विवाहित हो, नर्तक और कलाकार हो। तो जो हमारा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम गलत हो जाएगा कि कुछ विवाहित नर्तक कलाकार है, यह कथन एकदम असत्य है। और अगर चौथे ऑप्शन की बात करें डी की, तो कुछ कलाकार है वो शिक्षक हैं। ये ऑप्शन को अगर देखें तो कुछ कलाकार है वो शिक्षक हैं। जैसे यहाँ पर 5 है वो कलाकार है और 5 है वो जो हमारा त्रिभुज है शिक्षक वाला में भी बिलोंग करता है, तो 5 है वो हमारा कलाकार शिक्षक है। तो जो हमारे यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन है वो सही है। डी नंबर ऑप्शन सत्य है, ए नंबर ऑप्शन सत्य है, बी नंबर सत्य है। तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन, क्योंकि सी नंबर ऑप्शन है वो असत्य कथन है। सी नंबर ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। और 84 नंबर प्रश्न है कि विवाहित शिक्षक जो नर्तक और कलाकार न हो को किस संख्या से दर्शाया गया है। हमें चित्र में देखकर बताना है कि विवाहित भी हो, शिक्षक भी हो, जो नर्तक और कलाकार न हो। केवल विवाहित होना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए, नर्तक और कलाकार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या जो केवल विवाहितों को प्रदर्शित करती है, साथ ही साथ शिक्षकों को भी प्रदर्शित करती है, लेकिन कलाकार और नर्तक है वो नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने 2 संख्या देखी, तो 2 है वो शिक्षक के अंतर्गत भी बिलोंग करती है, यानी 2 है वो शिक्षक भी है, और 2 है वो वर्त में भी है यानी विवाहित भी है, लेकिन 2 ना तो नर्तक है न कलाकार है। यही हमें पूछा गया है कि विवाहित शिक्षक हो जो नर्तक और कलाकार न हो, तो 2 संख्या है वो हमारी सही हो जाएगी। और अगला प्रश्न हो जाएगा 85 नंबर प्रश्न, जो नर्तक है विवाहित शिक्षक है उन्हें कौन सी संख्या से दर्शाया गया है। नर्तक भी होना चाहिए, विवाहित भी होना चाहिए, शिक्षक भी होना चाहिए, यानी जो नर्तक भी हो, विवाहित हो, शिक्षक हो, उन्हें कौन सी संख्या से दर्शाया गया है। सबसे पहले नर्तक देखिए, नर्तक 6 है, 6 नर्तक भी है, 6 शिक्षक भी है, 6 विवाहित भी है, क्योंकि 6 है वो वर्त में भी बिलोंग करता है, 6 जो हमारा त्रिभुज है उसमें भी बिलोंग करता है शिक्षक वाले में, और 6 है वो नर्तक वाला यानी कि आयत में भी बिलोंग करता है। तो जो 6 संख्या वो हमारे एकदम सही हो जाएगा कि जो नर्तक है, विवाहित है, शिक्षक है, उन्हें 6 द्वारा दर्शाया गया है। और 86 नंबर प्रश्न है कि विवाहित कलाकार जो शिक्षक न हो कौन सी संख्या से दर्शाया गया है। विवाहित भी हो, कलाकार भी हो, लेकिन शिक्षक नहीं हो। विवाहित भी हो, कलाकार भी हो, लेकिन शिक्षक भी नहीं हो, यानी कि वर्त में भी होना चाहिए और जो त्रिभुज है उसमें होना चाहिए, लेकिन जो शिक्षक वाला है उसमें नहीं होना चाहिए। तो विवाहित हमारा 2 है, लेकिन 2 है वो तो शिक्षक है। यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षक नहीं होना चाहिए। विवाहित कलाकार के लिए हमारे पास 4 जो दिखाई दे रहा है, 4 है वो वर्त में बिलोंग करता है, साथ ही साथ जो कलाकार वाला त्रिभुज है उसमें भी बिलोंग करता है। तो जो हमारे यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि जो विवाहित कलाकार जो शिक्षक न हो वो हमारी संख्या है वो 4 है। और 87 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, जो विवाहित शिक्षक कलाकार है उन्हें कौन सी संख्या से दर्शाया गया है। जो विवाहित शिक्षक भी है, कलाकार भी है, विवाहित जो कि शिक्षक भी है, कलाकार है, लेकिन नर्तक नहीं है, उन्हें कौन सी संख्या से दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पर 5 है, 5 है वो कलाकार भी है, विवाहित भी है, शिक्षक भी है, लेकिन जो 5 है वो नर्तक के अंतर्गत बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि जो 5 संख्या है वो हमारी शिक्षक में भी है, विवाहित भी है और कलाकार है। जो विवाहित शिक्षक भी है, कलाकार भी है, उन्हें 5 से दर्शाया गया है। तो जो हमारा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा।
और 88 नंबर प्रश्न आज का हमारा, यदि 80 बराबर 20, B80 बैट बराबर 20, C80 कैट बराबर कितना होगा, यह हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि 80 बराबर 20 और B80 बराबर 40 कैसे आया। इसको देखने के लिए हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों को हम देखेंगे तो ए है वो हमारे पास 1 नंबर पर आएगा, ए हमारे पास 1 नंबर पर आता है, और जो टी है वो आता है हमारे पास 20 नंबर पर। तो 1 और 20 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 20 आया। उसी प्रकार बी हमारे पास 2 पर आता है, ए हमारे पास 1 पर आता है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, और टी है वो 20 पर आता है। तो दोनों को, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 40 आया। यानी जो जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आ रहे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो B80 बराबर हमारे पास 40 आ गया। उसी प्रकार सी हमारे पास कितने नंबर पर आता है, 3 पर आता है, ए हमारे पास 1 पर आता है, टी हमारे पास 20 पर आता है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 20 को 3 से किया तो 60 हमारा जो ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, सी वाला। तो जो हमारे यहाँ पर C80 इक्वल्स टू होगा वो हमारे पास 60 होगा। और 89 नंबर प्रश्न है, कौन सी संख्या इनमें से समान नहीं है, 5, 11, 13 या 9। 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें, 5, 11, 13 तथा 9 संख्याएं दी गई है। उनमें से समान संख्या है वो कौन सी नहीं है। 5, 11 तथा 5, 11, 13 ये तीनों संख्याएं लगभग समान हैं, लेकिन जो 9 है वो इनसे थोड़ी सी भिन्न है, क्योंकि 9 में 3 का भी भाग जाता है। जो 5, 11, 13 है इनमें अपने खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। जैसे 5 में 5 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, 11 में 11 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, 13 में 13 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, लेकिन 9 में अपने अलावा 3 का भी भाग जाता है। तो 9, इन 9 के अलावा जो सभी संख्या हैं वो अविभाज्य संख्या हैं। और तो जो हमारे यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन अब एकदम सही हो जाएगा, 9 इनमें से भिन्न संख्या है। और अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 90 नंबर प्रश्न, निम्न चित्र में त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है, यह हमें बतानी है गणना कर इन त्रिभुजों की संख्या वो कितनी है। तो त्रिभुजों की संख्या गणना करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तो ये खुद वाला त्रिभुज हो गया, एक तो ये खुद हो गया एक, और एक ये त्रिभुज हो गया, 2 त्रिभुज हो गए। अब हमारे पास एक 3, और ये हो गया 4, और ये हो गया 5, ये हो गया 6 नंबर, और ये हो गया 7, और ये हो गया 8। और कोई त्रिभुज इसके अंतर्गत बन नहीं रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास जो इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या होगी वो होगी टोटल 8 संख्या। तो जो ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 91 नंबर प्रश्न, किसी संकेत में FISH को EHRG लिखा जाता है, उसी संकेत में जंगल को कैसे लिखा जाएगा। फिश को EHRG लिखा जाता है, उसी संकेत में जंगल को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले इसी प्रश्नों को करने के लिए, जैसे F को यहाँ पर क्या लिखा गया है, F को E लिखा गया है, I को लिखा गया है, H लिखा गया है, तथा R को लिखा गया है, हमारे पास S को लिखा गया है, S को R लिखा गया है। तो F के बाद में क्या आता है, यानी F है वो E से तो पहले आता है, E के बाद में क्या आता है, E के बाद में F आता है, उसी प्रकार H के बाद में क्या आता है, H के बाद में I आता है। यानी कि जो अक्षर हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है उन्हें बाद में लिखा गया है। जैसे F है वो हमारे पास बाद में आता है, लेकिन F की जगह E को लिखा गया है जो कि पहले आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जंगल है तो जे से पहले कौन सा अक्षर आएगा, GHI आएगा, IJ, यानी जे से पहले हमारे पास I आएगा। U से पहले कौन सा अक्षर आएगा, U से पहले हमारे पास T आएगा। तो जो हमारे पास U से पहले आएगा वो आएगा T। तो इनमें हमें ऑप्शन चयन करना है कि पहले I हो उसके बाद में T हो। तो I और T D में भी है, I और T A में भी है। तो अब हमें N का भी पता करना है। N से पहले वाला अक्षर है वो M होता है। तो ITM कौन से में है, ITM है वो केवल D वाले ऑप्शन में है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, ITMFKT जंगल को लिखा जाएगा। इस प्रश्न में क्या है कि जैसे F है, F को यहाँ पर E लिखा गया है, जो हमारे पास I है, I को H लिखा गया है, यानी उससे पहले वाला अक्षर है वो ही लिखना है। जैसे जंगल को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, J से पहले वाला अक्षर होता है वो क्या होता है, J से पहले वाला अक्षर होता है वो हमारे पास I होता है। U से पहले वाला अक्षर होता है वो T होता है। N से पहले वाला अक्षर M होता है। G से पहले वाला F होता है। इसी प्रकार लिखना है, जैसे E से पहले वाला अक्षर के D होता है। तो जो पहले वाला अक्षर है उसी में कन्वर्ट करना है। और 92 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, दीपक पूर्व दिशा में 75 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ता है, और सीधा 40 मीटर है वो चलता है, बाएं मुड़कर 25 मीटर सीधा चलता है। जिस स्थान से दीपक ने चलना प्रारंभ किया वहाँ से अब वह कितनी दूरी पर है। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हमें सबसे पहले डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई एक पोजीशन लेते हैं A,
दीपक पूर्व दिशा में 75 मीटर चलता है। दीपक है वो पूर्व दिशा में 75 मीटर चलता है। हमने कोई एक पोजीशन ए ले ली जहाँ से दीपक है वो चलना स्टार्ट हुआ। दीपक पूर्व दिशा में 75 मीटर चलता है, उसके पश्चात वह बाईं ओर मुड़ गया। बाईं ओर मुड़ गया इसका मतलब क्या हुआ? बाईं ओर मुड़ गया यानी कि वो उत्तर दिशा की ओर चल गया और कितना चला? 25 मीटर चला। 25 मीटर चलने के पश्चात वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। पुनः बाईं ओर मुड़ गया इसका मतलब वह हमारे पास वह पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गया। पुनः बाईं ओर मुड़ गया यानी कि पश्चिम दिशा की ओर चला गया और कितना चला? बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चला गया। 40 मीटर चलता है और बाएं मुड़ जाता है, पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। पुनः बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है? 25 किलोमीटर चलता है। हमें बताना सिर्फ यह है कि दीपक जिस स्थान से चलना प्रारंभ करता है वहाँ से अब कितनी दूरी पर है। तो दीपक पहले 75 मीटर चला। 75 मीटर किसी एक स्थान से पूर्व दिशा की ओर चला। उसके पश्चात वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला। उसके बाद में बाईं ओर मुड़कर फिर 40 मीटर चला। फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला। कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ से जो दूरी है वो 75 मीटर है और ये जो दूरी है हमारे पास ये है 40। तो 75 में से हम 40 है वो घटा देंगे। 75 में से 40 है वो कम करने पर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो 35 वाला सही हो जाएगा कि 35 मीटर है वो दीपक अपने स्थान से दूरी पर है। और अगला प्रश्न है हमारे पास 93 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 93 से 95 में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों या संख्या को चुनना है। जैसे यहाँ पर 64-25 को 64-65 लिखा गया है, 65-24 को 64-65 लिखा गया है। उसी प्रकार 96-38 को कैसे लिखा जाएगा? जैसे 6524 को 6465 लिखा गया है। उसी प्रकार 9638 को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें से कोई ऐसी संख्या घटानी है दो जो कि एग्जैक्ट इसमें से कम हो रही हो। जैसे हम 65 में से 65-24 है हमारे पास, 65-24 में से हम माइनस करेंगे 65-24 में से हम 59 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 65-24 में 59 माइनस करने पर हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 5, 6, 4 और 6 यानी 6465 बचेगा। उसी प्रकार हमें 96-38 में भी हमें 65 है 59 है वो माइनस कर लेना है। तो 96-38 में हमें 59 माइनस करने पर जो हमारे पास संख्या बचेगी वो बचेगी 95-89, 95-79 बचेगी। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन अब एकदम सही हो जाएगा। सीधी सी बात यह है कि 65-24 के 65-24 का 64-65 आया, इसका मतलब है 65-24 में हमें 59 घटाना है। 65-24 में हमें 59 घटाने पर 64-65 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार 96-38 में क्या घटाएं कि 95-79 प्राप्त हो। तो 96-38 में भी हमें 59 घटाना है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और 94 नंबर प्रश्न है कि रात्रि, प्रातःकाल, रात्रि। रात्रि के बाद में क्या आता है? रात पूरी हुई उसके बाद में क्या आता है? प्रातःकाल आता है। उसी प्रकार रात्रि से पहले क्या आएगा? जैसे प्रातःकाल से पहले क्या आई? प्रातःकाल से पहले रात्रि आई। तो रात्रि से पहले क्या आएगा? रात्रि से पहले आएगा सायंकाल। सायंकाल के बाद में ही तो रात्रि होगी। जैसे प्रातःकाल से पहले क्या आया? रात्रि आई। उसी प्रकार रात्रि से पहले आएगा सायंकाल। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 95 नंबर प्रश्न है कि घोड़ा खुर, जैसे घोड़े के खुर होता है उसी प्रकार मनुष्य के पैर होता है। कुत्ता काला होता है, पैसे रुपये होता है, पेन के पेंसिल होता है। नहीं, जिस प्रकार घोड़े के खुर होता है उसी प्रकार मनुष्य के तो पैर होते हैं। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और 96 नंबर प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में गलत पद है वो हमें ज्ञात करना है। गलत पद हमें छांटना है इस श्रृंखला में से 41, 42, 42, 44, 48, 51 या 56। सबसे पहले 41 में कितना जोड़ा? 41 में 0 जोड़ा तो हमारे पास 41 ही आए। फिर 41 में 1 जोड़ा तो 42 आए। 42 में 2 जोड़ा तो 44 आए। पहले 0 जोड़ा, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा। अब हमें 44 में 3 जोड़ना है तो 3 जोड़ने पर हमारे पास तो 47 आने चाहिए थे। अब हमने 3 जोड़ दिया एकदम। 3 जोड़ने के बाद में हमारे पास 47 आए। 47 में अब हम 4 जोड़ेंगे। 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास 51 आएंगे। 51 में हम 5 जोड़ेंगे तो 56 आएंगे। सभी श्रृंखला एकदम सही है, लेकिन जो हमारे पास 48 है उसकी जगह पर 47 आने चाहिए थे। तो जो हमारी जो गलत पद है वो हो जाएगा 48। तो जो ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 97 नंबर प्रश्न है, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। लड़की का उस आदमी से किस प्रकार संबंध है? बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी को हम ए से मान लेते हैं। आदमी ने अपने मित्र से कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी, यानी मेरे पिता को पी से मान लेते हैं। मेरे पिता की पत्नी
मेरे पिता की पत्नी, यानी इसकी तो माँ हो गई, मेरे पिता की पत्नी को हम टी से मान लेते हैं, यानी वह मेरे पिता की पत्नी टी, लेकिन जो एक की तो माँ हो गई, मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। इकलौता पुत्र तो ये खुद ए हुआ, अब एक की पुत्री हो गई, इसका मतलब एक की बेटी ही होगी। लड़की का उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, लड़की की वो पुत्री होगी, तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और 98 नंबर प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है। हमें एक वृत्त दिया गया है, उसमें इस प्रकार की संख्या 5, 12, 56, 54, 5, 12, 26, 54, 110 और जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो हमें दिया गया है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी है हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है 5, उसके बाद में दिया गया 12, उसके बाद में दिया गया 26, 54। सबसे पहले इसको एग्जैक्ट रूप से आप देखें कि किस प्रकार ये हो सकता है। जैसे 5 के बाद में 12 आया, तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई किया, 5 को 2 से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आता है 10। अब 10 में हम 2 को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 10 में 2 को जोड़ने पर 12 आ गया। अब इसी प्रकार 12 को 2 से गुणा किया, 12 को 2 से गुणा करने पर कितने आए, 24, 24 में 2 जोड़ दिया तो 26 आ गए। 26 को 2 से गुणा किया तो 52 आए, 52 में 2 जोड़ दिया तो 54 आ गए। 54 को 2 से गुणा किया तो कितने आए, 108 आए, 108 में 2 जोड़ दिया तो 110 आ गए। अब क्या करना है, 110 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 110 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने आए, 220 आए। 220 में 2 जोड़ देंगे, यानी कि 222 संख्या वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर बाद में 2 जोड़ दिया, यानी 222 आ जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न हो जाएगा 99 नंबर प्रश्न। 60 व्यक्तियों के एक समूह में 36 पुरुष है, समूह में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं। 60 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें 36 पुरुष है, तो समूह में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं। महिलाओं की जो प्रतिशतता है वो हमें पूछी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 60 व्यक्ति है उसमें 36 पुरुष है, तो महिलाएं कितनी बची, महिलाएं बची हमारे पास 4 और यहाँ पर बचा 5, यानी 24 महिलाएं बची। 24 महिलाएं हैं, इनका प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए टोटल व्यक्ति कितने हैं, टोटल व्यक्ति है हमारे पास 60, यानी कि 100 गुणा 24 अपॉन में 60 हो जाएगा। अब 0 से 0 काट देंगे, 6 से 6 चौक 24 होता है और 10 × 4 हमारे पास 40% महिलाएं हैं, वो बच जाएगी। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, 40% महिलाएं। तो जो डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों को क्या करना है कि जो 36 पुरुष समूह में है तो महिलाएं कितने बची, महिलाएं हैं वो 24 महिलाएं बची। अब हमें 24 महिलाओं का प्रतिशत निकालना है। 24 का प्रतिशत निकालना है तो 24 मल्टीप्लाई में किया प्रतिशत निकालने के लिए 100, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब जितने व्यक्ति थे समूह में उनका भाग लगा देंगे, तो जो हमारे पास प्रतिशत आएगा वो 40 आएगा। और 100 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि राहुल तथा सोहन क्रम से 5 तथा 9 वर्ष के हैं, कितने वर्षों में उनकी आयु का योग 24 वर्ष होगा। फिलहाल दिया गया है कि वर्तमान में जो राहुल तथा सोहन है उनकी आयु 5 तथा 9 वर्ष है, कितने वर्षों में उनकी आयु का योग 24 होगा, यह है हमें बताना। तो वर्तमान में राहुल तथा सोहन की आयु का योग कितना हुआ, वर्तमान में उनकी आयु का योग हुआ 14 वर्ष। और हमें पूछा यह गया है कि 24 वर्ष कब होगा, 24 वर्ष योग है वो कब होगा, यानी कि 24 वर्ष योग होने में कितने की कमी है, 24 वर्ष योग होने में तो 10 साल की कमी है। फिलहाल 14 साल के हैं, तो 10 साल बाद उनकी आयु का योग है वो 24 वर्ष हो गया। लेकिन 10 साल दोनों का ऐड हो रहा है, दोनों बच्चों का ऐड हो रहा है, यानी राहुल का भी हो रहा है तथा सोहन का भी हो रहा है, दोनों का ऐड हो रहा है। इसका मतलब इसमें 2 का भाग भी लगेगा। तो 5 साल बाद है राहुल तथा सोहन की आयु का योग है वो 24 वर्ष होगा। इस सवाल को आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। जैसे हमें दिया गया है कि राहुल तथा सोहन की वर्तमान आयु 5 वर्ष है और 5 + 9 यानी कि 14 साल है। वर्तमान में इनकी आयु का योग 14 साल है। 24 वर्ष है वो कब होगा, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि x साल बाद राहुल की जो आयु है वो 5 + x हो जाती है। x साल बाद तो राहुल की आयु 5 + x हो जाएगी, तथा सोहन की आयु कितनी हो जाएगी, सोहन की आयु भी 9 + x हो जाएगी। अब इनको हम दोनों को जोड़ देते हैं, 9 + हो जाएगी। x साल बाद राहुल की भी 5 + x हो जाएगी और जो सोहन है उसकी भी 9 + x हो जाएगी। तब उनकी कितनी होगी, 24 होगी, क्योंकि x साल बाद तो 24 हमें करना है। तो 5 और 9 कितने हुए, 5 और 9 14 हुए, 14 + x = 24 और
x प्लस एक्स 2x हो गए हमारे पास। 2x बराबर 24 में से 14 गए तो हमारे पास 10 बचा, और 2 को इधर भाग में लाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5 आएगा। तो x का मान है वो हमारे 5 आ गए, यानी कि 5 साल बाद राहुल तथा सोहन की आयु को जोड़ेंगे तब उनकी आयु का जो योग है वो 24 होगा। तो हमने जो राजस्थान सामान्य ज्ञान तथा जो हमारा जो रीजनिंग का पार्ट था मॉडल पेपर का वो पूरा कर लिया। अब हमारे पास शिक्षण अभिक्षमता का हिंदी का तथा अंग्रेजी का पार्ट बचा है, वो हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमने 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न है वो राजस्थान सामान्य ज्ञान के किए। उसके बाद में हमने जो 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न है वो जीके यानी रीजनिंग के किए। अब हमारा प्रश्न होंगे वो होंगे शिक्षण अभिक्षमता के, होंगे शिक्षण अभिरुचि के होंगे। 101 से लेकर 150 तक के प्रश्न होंगे। बहुत ही शानदार मॉडल पेपर है, एक एक प्रश्न है वो बहुत ही बारीकी से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न वो लिए गए हैं। इसलिए आप जो क्लासेस को एंड तक देखना। मॉडल पेपर कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में बताना। अब हम शिक्षण अभिरुचि के पार्ट करने वाले हैं 101 से लेकर 150 तक में। तो 101वां प्रश्न यानी कि हमारा शिक्षण अभिक्षमता का पहला प्रश्न है, बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य है। यह बात तो एकदम सही है कि बालक की जो नींव है वो प्राथमिक स्तर का जो अध्यापक होता है, प्राइमरी स्कूल में ही बालक की नींव है वो तैयार होती है, अतः उसका जो कार्य है वो अध्यापक का कार्य है। वो बोझिल होगा या सरल होगा, कठिन होगा, महत्वपूर्ण होगा। बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उस अध्यापक का जो कार्य है वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और 2 नंबर प्रश्न है 102 नंबर प्रश्न कि कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व एक अध्यापक के द्वारा कक्षा में शिक्षण हेतु, कक्षा में पढ़ाने हेतु प्रवेश करने से पूर्व मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कुछ देर बाद बुलाने के लिए कहूँगा। दर्पण में अपना चेहरा निहारूंगा। आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर जाऊंगा। अपनी पाठ योजना व्यवस्थित करूंगा। यानी कि कक्षा में शिक्षण कराने से पूर्व मैं कक्षा में कराने से पूर्व है अध्यापक अपनी पाठ योजना वो व्यवस्थित करूंगा। यानी कक्षा में शिक्षण व्यवस्था है वो करवाने से पूर्व मैं अपनी पाठ योजना है उसको व्यवस्थित करूंगा। तो जो डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और 3 नंबर प्रश्न है कि आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण है वो कैसा होना चाहिए। आपके मतानुसार कक्षा का संप्रेषण कैसा होना चाहिए, कठिन होना चाहिए, सामान्य, रोचक या व्यापक। आपके मतानुसार यानी कक्षा का संप्रेषण है वो कैसा होना चाहिए, कक्षा का संप्रेषण रोचकपूर्ण होना चाहिए। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और 4 नंबर प्रश्न है कि आप अपने विद्यार्थियों को सदैव परंपरागत विधि से पढ़ाते हैं क्योंकि इससे आपको विशेष चिंतन की आवश्यकता नहीं रहती है। एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को सदैव परंपरागत विधि से पढ़ाता है क्योंकि इससे आपको विशेष चिंतन की आवश्यकता नहीं रहती है। यह कथन आंशिक नहीं, प्राय नहीं हाँ। तो इसमें जो हमारा प्राय नहीं वाला कथन है वो एकदम सही हो जाएगा कि आप अपने विद्यार्थियों को सदैव परंपरागत विधि से पढ़ाते हैं क्योंकि इनमें आपको विशेष चिंतन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन परंपरागत विधि से पढ़ाने में भी विशेष चिंतन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसलिए यह कथन है वो पूर्णतः जो गलत हो जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और 5 नंबर प्रश्न है 105 नंबर, एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिवृत्ति होनी चाहिए। एक शिक्षक है उसके अपनी जो साथी अध्यापक है, सहकर्मी अध्यापक है, उसके साथ किस प्रकार की अभिवृत्ति होनी चाहिए, नकारात्मक, आलोचनात्मक, सहयोगात्मक, रचनात्मक। एक शिक्षक के अपने सहकर्मियों की, सहयोगियों की जो अभिवृत्ति है सहयोगियों के साथ वो सहयोगात्मक होनी चाहिए। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न आज का हमारा, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन है सही है, आंशिक असत्य है, आंशिक सत्य है, असत्य है। विद्यालय है वो समाज का ही एक छोटा रूप है, यह कथन पूर्णतः सत्य है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और 107 नंबर प्रश्न है कि आपने एक शिक्षक बनना ही क्यों तय किया। आपने एक शिक्षक बनना ही क्यों तय किया। क्योंकि मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूँ इसलिए, मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ इसलिए, या शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, या मैं कोई अन्य नौकरी नहीं पा सकता। आपने शिक्षक बनना ही क्यों तय किया। शिक्षक बनना इसलिए तय किया कि शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और 108 नंबर प्रश्न है कि आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण है वो क्या है। हंसमुख स्वभाव, आकर्षक वेशभूषा, अच्छा व्यक्तित्व, शिक्षण विधियों का ज्ञान। आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण है वो जो शिक्षक का मौलिक गुण है वो शिक्षण विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और 9 नंबर प्रश्न है 109 नंबर,
नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है। नेतृत्व का बुनियादी आधार होता है प्रशंसा, सेवा की इच्छा, समूह का हित, कुछ नहीं कह सकते। नेतृत्व का बुनियादी आधार है वो समूह का हित माना गया है। समूह का हित ही नेतृत्व का बुनियादी आधार है। और 110 नंबर प्रश्न है, अच्छे नेतृत्व के गुणों के विकास हेतु श्रेष्ठ माध्यम है। एक व्यक्ति में, बच्चे में, विद्यार्थी में अच्छे नेतृत्व के गुणों का विकास करने हेतु सर्वश्रेष्ठ माध्यम है वो क्या है? विद्यालय है, खेल का मैदान है, घर है, या इनमें से कोई नहीं? एक अच्छे नेतृत्व के गुणों का विकास करने हेतु श्रेष्ठ माध्यम है वो खेल का मैदान है। तो जो हमारा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा, विद्यालय भी है। और अगला प्रश्न है 111 नंबर प्रश्न, आपकी कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करें? आपकी कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उनको सज़ा देंगे, उनकी अवहेलना करेंगे, उनके माता पिता से शिकायत करेंगे, या कक्षा में पाठ को दोहराएंगे? यदि सभी विद्यार्थी सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो कक्षा में पाठ का दोहरान करेंगे। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा। और 112 नंबर प्रश्न है कि आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? अपने सहकर्मियों में लोकप्रिय होना, एक प्रभावी अन्वेषक होना, शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता होना, अपनी संस्था के प्रति निष्ठा होना। आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? अच्छे शिक्षक के लिए आवश्यक है कि शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्ध रहे। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 113 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण किसका परिणाम है? प्रभावी शिक्षण व्यवस्था है कि यानी प्रभावी शिक्षण किसी अध्यापक का है, प्रभावी शिक्षण किसी टीचर का है, तो वो किसका परिणाम है? विद्यार्थियों से मित्रतापूर्वक व्यवहार का है, पाठ्य वस्तु पर अधिकार और संप्रेषण का है, अनुभव का है, या प्रशिक्षण का है? आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण है वो किसका परिणाम है? प्रभावी शिक्षण पाठ्य वस्तु पर अपने अधिकार और संप्रेषण का परिणाम है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 114 नंबर प्रश्न है, आप एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे बौद्धिक स्तर विकसित करने हेतु, स्वावलंबी बनने हेतु, उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु, या अविवाहित बने रहने हेतु? आप एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे। आप एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रोत्साहित करेंगे? उन्हें स्वावलंबी बनाने हेतु प्रोत्साहित करेंगे। और अगला प्रश्न है, समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा है? समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने का सर्वश्रेष्ठ विकल्प है शिक्षक द्वारा सदाचरण, कठोर दंड, नैतिक शिक्षा, या इनमें से कोई नहीं? समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि नैतिक शिक्षा है वो अधिक से अधिक दी जाए। तो जो हमारा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और 116 नंबर प्रश्न है, आपकी पुत्री का विवाह होने को है, वर पक्ष आपसे दहेज की मांग करता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आपकी पुत्री का विवाह होने को है, वर पक्ष आपसे दहेज की मांग करता है, ऐसी स्थिति में आप उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे, ऋण लेकर दहेज की मांग पूरी करेंगे, दहेज की मांग करने के लिए उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, अन्य लड़के से उनकी शादी करने का विचार करेंगे? यदि आपकी लड़की का विवाह हो रहा है, वर पक्ष वाले आपसे दहेज मांग रहे हैं, तो उस स्थिति में आप अन्य लड़के से उसकी शादी करने पर विचार करेंगे। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और 117 नंबर प्रश्न है कि आपके घर में मेहमान आने पर आप क्रोधित होंगे, आप यथाशक्ति उचित सत्कार देंगे, और आप उदासीनता दिखाएंगे, इनमें से कोई नहीं? अगर आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप उनका यथाशक्ति उचित सत्कार करेंगे। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और 118 नंबर प्रश्न है, एक नेता के रूप में कक्षा में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। एक नेता के रूप में कक्षा में शिक्षक का व्यवहार है वो होना चाहिए नकारात्मक, कठोरतापूर्ण, निरस्तापूर्ण, उत्साहपूर्ण। एक नेता के रूप में कक्षा में शिक्षक का व्यवहार है वो उत्साहपूर्ण होना चाहिए। और 119 नंबर प्रश्न है, नेता अपने समुदाय का होता है स्वामी, शोषक, प्रतिनिधि, उक्त में से कोई नहीं? नेता अपने समुदाय का होता है स्वामी, शोषक, प्रतिनिधि, या उक्त में से कोई नहीं? एक नेता है वो अपने समुदाय का प्रतिनिधि होता है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 120 नंबर प्रश्न, अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है। एक अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है सभी कार्य स्वयं करना, अधिकतम धन कमाना, नीति निर्माण और योजना बनाकर प्रयास करना, अपने पद को यथावत बनाए रखना। एक अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है वो है नीति निर्माण और योजना बनाकर अपने समूह के विकास का प्रयास करना। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि एक अच्छे नेता का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है नीति निर्माण और योजना बनाकर अपने समूह का विकास करना। और 121 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गुण के कारण देश में नेता बने थे वह था। महात्मा गांधी है वो स्वतंत्रता संग्राम में जिस गुण के कारण देश के नेता बने थे वह गुण कौन सा था? अंग्रेजों की विरोधी भावना,
दृढ़ संकल्प, शक्ति, सुंदर व्यक्तित्व या इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में यूं ही नेता नहीं बने। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में अपने दृढ़ संकल्प शक्ति के कारण ही नेता बने। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 122 नंबर प्रश्न है कि छात्रों के विकास में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है। छात्रों के विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है विशाल क्रीड़ा स्थल की, अच्छी पुस्तकों की, समर्पित शिक्षकों की, इनमें से कोई नहीं। छात्रों के विकास में सर्वाधिक भूमिका है वो समर्पित शिक्षकों की होती है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 123 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं, आप सभी लोग बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा है वो दे रहे हैं। यह परीक्षा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। समय पास करना, नौकरी पाने का प्रयास, प्रतियोगी परीक्षा का अभ्यास या अध्यापन के प्रति आपकी रुचि। आप सभी पीएसटीसी प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं, इसका उद्देश्य केवल यही है कि आपके अध्यापन के प्रति जो रुचि है वो बनी रहे। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और जो हमारा अगला प्रश्न होगा वो होगा 124 नंबर प्रश्न, छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय कौन सा है। छात्रों में अनुशासनहीनता का निराकरण हमें करना है तो उसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है वो कौन सा हुआ। छात्रों में भयमुक्त वातावरण बनाना, छात्रों की समस्याओं से अवगत होना, छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों का मालूम करना, या छात्रों को कठोरता से दंडित करना। छात्रों में अनुशासनहीनता का अगर हमें निराकरण करना है तो इसका केवल और सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित करें और उनके अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करें और उनकी जो उपाय है वो करें। तो जो हमारे यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न होगा 125 नंबर प्रश्न हमारा, अपने पड़ोसी से संबंध तोड़कर ही सुखी जीवन व्यतीत किया जा सकता है यह कथन। आप अपने पड़ोसी से जो दुश्मनी लेकर ही या पड़ोसी से संबंध तोड़कर ही सुखी जीवन है वो व्यतीत कर सकते हैं, यह कथन बिल्कुल नहीं सत्य है। कभी नहीं, कभी कभी या उक्त में से कोई नहीं। आप अपने पड़ोसी से संबंध तोड़कर ही सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 126 प्रश्न है कि कक्षा में अच्छे वातावरण के लिए आवश्यक है। एक कक्षा है उसमें अच्छे वातावरण के लिए क्या आवश्यक है। छात्र शांति से बैठे रहें, छात्रों का मनोरंजन होता रहे, छात्र शिक्षक से भयभीत रहे, अध्यापक एवं छात्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध हो। कक्षा में अच्छे वातावरण के लिए आवश्यक है कि अध्यापक एवं बच्चों के मध्य में सौहार्दपूर्ण संबंध हो। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कक्षा में अच्छे वातावरण के लिए आवश्यक है कि अध्यापक एवं छात्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध हो। और अगला प्रश्न है हमारा 127 नंबर, आप एक अध्यापक है और आपकी सहयोगी अध्यापिका के साथ आपका व्यवहार है वो कैसा होगा। आप एक अध्यापक है और आपके साथ में एक सहयोगी अध्यापिका भी है, तो सहयोगी अध्यापिका के साथ आपका व्यवहार है वो कैसा होगा। विशेष प्रकार का होगा, कठोर होगा, अनिश्चित होगा, सामान्य होगा। आप एक अध्यापक है तो आपका सहयोगी अध्यापिका के साथ जो व्यवहार है वो सामान्य होगा, जैसा अन्य अध्यापकों के साथ है वैसा ही। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 128 नंबर, प्राथमिक कक्षाओं में प्राय संप्रेषण होना चाहिए। अंग्रेजी में, राष्ट्रभाषा में, मातृभाषा में, विदेशी भाषा में। प्राथमिक कक्षाओं में, प्राइमरी कक्षाओं में यानी जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उनमें संप्रेषण है वो केवल मातृभाषा में होना चाहिए। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और 129 नंबर प्रश्न है कि आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अभिमुखीकरण का अच्छा उपाय है यह कथन है। आपके मतानुसार सेवारत जो शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसका अभिमुखीकरण का अच्छा उपाय है यह कथन सत्य है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और 130 नंबर प्रश्न आज का हमारा, लक्ष्य प्रधान संप्रेषण ही सार्थक होता है, क्या आप इस कथन से सहमत है। लक्ष्य प्रधान संप्रेषण है वही सार्थक होता है। लक्ष्य प्रधान संप्रेषण ही सार्थक होता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। यस, पूर्णतः सहमत हैं कि लक्ष्य प्रधान संप्रेषण है वही सार्थक होता है। और 131 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, आप एक टीचर है, मध्याह्न अवकाश में या आप यदि अपने साथियों के साथ चाय पान करते हैं तो उस समय आपका लक्ष्य होना चाहिए चाय पान व्यवस्था का निरीक्षण करना, विद्यालय संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करना, साथियों की अवहेलना करना, इनमें से कोई नहीं। आप एक अध्यापक हैं और मध्यम अवकाश है जो हमारा जो विद्यालय का, उसमें आप चाय पान कर रहे हैं साथियों के साथ, उस समय आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए विद्यालय संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करना, न कि साथियों की आलोचना करना और वगैरह अन्य बात करना। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और 132 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक है उसको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार वह समाज में सम्मान प्राप्त करता है, इसलिए वह योग्य शिक्षक बन जाता है, या उसे भाषा का ज्ञान हो जाता है। इसके अभाव में वह अपने छात्रों के मस्तिष्क को प्रखर नहीं बना सकता।
अगर शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा तो वह योग्य शिक्षक बन जाता है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 133 नंबर प्रश्न है कि शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए? कठोर होना चाहिए, विनम्र किंतु दृढ़, तटस्थ, सहानुभूतिपूर्ण। शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए? शरारती बच्चे होते हैं, शरारती विद्यार्थियों के साथ शिक्षक का व्यवहार है वो विनम्र होना चाहिए किंतु दृढ़, विनम्र किंतु दृढ़ व्यवहार है वो होना चाहिए। और अगला प्रश्न है 134 नंबर प्रश्न, पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सिद्धांत छात्रों के अनुसार होना चाहिए विभिन्न विषयों से सहज संबंध या अवकाश का सदुपयोग, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। पाठ्यक्रम निर्माण के लिए जो सिद्धांत होना चाहिए वो सभी इनमें से सभी होना चाहिए, यानी छात्रों के अनुसार भी होना चाहिए, विभिन्न विषयों से सहज संबंध भी होना चाहिए, अवकाश का सदुपयोग भी करना चाहिए। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि पाठ्यक्रम निर्माण के लिए छात्रों का अनुसार पाठ्यक्रम है वो छात्रों के अनुसार भी हो, विभिन्न विषयों से सहज संबंध भी रखता हो और अवकाश का सदुपयोग भी हो। 135 नंबर प्रश्न है हमारा, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। वर्तमान जो पाठ्यक्रम है उसका दोष क्या है? एक तो पुस्तकीय ज्ञान पर बल, या विश्व में सह संबंध का अभाव, लचीलापन, या ये सभी। तो वर्तमान पाठ्यक्रम का जो दोष है वो है यह सभी, यानी कि पुस्तक ज्ञान पर बल दिया जा रहा है अधिक, विश्व में सह संबंध का अभाव है, लचीलेपन का अभाव है, यानी तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है वो लचीलेपन का अभाव है एक तो, और विश्व में सह संबंध का अभाव है, और पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल दिया जा रहा है। ये सभी जो वर्तमान पाठ्यक्रम के ये दोष हैं। और 136 नंबर प्रश्न आज के हमारा मॉडल पेपर का, कि अवरुद्ध बालक वे होते हैं जिनमें शैक्षिक क्षमताओं का विकास नहीं होता, जिनमें शैक्षिक क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता, जो माता पिता की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरते, जो शिक्षकों की अपेक्षाएं पूरी नहीं करते, जो शिक्षा से लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं। अवरुद्ध बालक वे होते हैं जो शिक्षा से लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि अवरुद्ध बालक वे होते हैं जो कि शिक्षा का लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं, अवरुद्ध बालक होते हैं। और 38 नंबर प्रश्न है 138 नंबर के, अनुसंधान हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? अनुसंधान हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है वो कौन सा है? अनुसंधान करने का अनुभव, संबंधित विषय में रुचि, अनुसंधान में रुचि, या अनुसंधान की विधियों का ज्ञान। अनुसंधान हेतु सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण गुण है वो है संबंधित विषयों में, जो अनुसंधान से संबंधित विषय है उनमें रुचि होना बहुत आवश्यक है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 139 नंबर प्रश्न है हमारा कि 10+2+3 शिक्षा योजना की संस्तुति की गई। 10+2+3 यानी कि 10वीं और उसके बाद में 12वीं और उसके बाद में स्नातक यानी BA BSc BCom जो भी है, कि 10+2+3 शिक्षा योजना की संस्तुति है वो किसके द्वारा की गई? कोठारी कमीशन द्वारा, या मुदालियर कमीशन द्वारा, राधाकृष्णन कमीशन द्वारा, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। तो 10+2+3 शिक्षा योजना की संस्तुति है वो कोठारी कमीशन के द्वारा की गई, जिसमें कोठारी कमीशन का आयोजन है वो 1964 में हुआ, और जिसमें 10+2+3 शिक्षा है उसको लागू की गई। तो जो हमारा यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। 10+2+3 शिक्षा योजना की संस्तुति है वो कोठारी कमीशन द्वारा लागू की गई। और अगला प्रश्न है 140 नंबर, कि कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को ध्यान में रखना होगा। कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को ध्यान में रखना होगा कि श्यामपट्ट कार्य सुंदर, स्पष्ट तथा कलात्मक लिखाई में हो, श्यामपट्ट कार्य की विषय सामग्री महत्वपूर्ण हो, श्यामपट्ट कार्य का विस्तार पूर्वक किया जाए, श्यामपट्ट कार्य संक्षेप में किया जाए। कक्षा में पढ़ाते समय एक शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए, कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए कि जो श्यामपट्ट कार्य की विषय सामग्री है वो महत्वपूर्ण हो। यह फर्क नहीं पड़ता है कि लिखाई कैसी है, उसका जो श्यामपट्ट कार्य है वो कैसा है, या संक्षेप में लिख रहा है या विस्तार में लिख रहा है। फर्क इस बात से पड़ता है कि श्यामपट्ट कार्य पर जो लिखा गया है वो क्या है, विषय सामग्री महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और 141 नंबर प्रश्न आज का हमारा, एक शिक्षक का मुख्य कार्य है, एक अध्यापक का मुख्य कार्य क्या है? स्कूल में राजनीति करना, पाठ्यक्रम को पूरा करवाना, या अच्छे नागरिक तैयार करना, ज्ञान को बढ़ाना। एक शिक्षक का जो मुख्य कार्य है वो है एक अच्छे नागरिक को तैयार करना, अच्छे नागरिक को तैयार करना ही एक शिक्षक का जो महत्वपूर्ण मुख्य कार्य है वो है। और 142 नंबर प्रश्न है हमारा, कि कौन सा सामाजिक गुण एक शिक्षक का मान बढ़ाता है? वह सामाजिक गुण जो शिक्षक का मान बढ़ाता है तो सामुदायिक सेवा करना, विद्यार्थियों के लिए एक कैंप का आयोजन करना, या कविता पाठन, साहित्यिक गतिविधियाँ। वह सामाजिक गुण, वह गुण जिसके द्वारा एक शिक्षक का मान बढ़ता है वह है सामुदायिक सेवा, जिसके कारण शिक्षक समाज में सम्मान की प्राप्ति करता है।
तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और 143 नंबर प्रश्न है कि अगर आप शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं तो शुरुआत कहाँ से करेंगे। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाना चाहते हैं तो किसी भी स्तर पर शुरुआत कर देंगे, या प्राथमिक स्तर पर शुरुआत करेंगे, या सेकेंडरी स्तर पर शुरुआत कर देंगे, या स्नातक स्तर से शुरुआत करेंगे। तो किसी भी शिक्षा में, किसी भी प्रकार की शिक्षा में अगर आप सुधार लाना चाहते हैं तो शुरुआत है वो प्राथमिक स्तर से ही करेंगे, क्योंकि प्राथमिक स्तर में ही बच्चे की नींव है वो तैयार हो जाती है। तो आप प्राथमिक स्तर से शिक्षा में सुधार है वो ला सकते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा 144 नंबर प्रश्न, सूचना तथा ज्ञान को प्राप्त करना होता है याद करने की क्षमता, समायोजित करने की क्षमता, स्मरण करने की क्षमता, या इनमें से कोई नहीं। सूचना तथा ज्ञान प्राप्त करना है वो होता है, सूचना तथा ज्ञान प्राप्त करना है वो स्मरण करने की एक प्रकार की क्षमता है। सूचना तथा ज्ञान प्राप्त करना स्मरण करने की क्षमता है। और 145 नंबर प्रश्न आज का हमारा, यदि शिक्षक कक्षा में गलती करता है तो उसे उपेक्षा करनी चाहिए, मान लेना चाहिए, मुकर जाना चाहिए, या भूल जाना चाहिए। अगर कोई शिक्षक है जो कि कक्षा में गलती करता है, दरअसल गलती है वो हो जाती है, प्रत्येक व्यक्ति से हो जाती है। अगर शिक्षक गलती कर भी देता है तो उसे मान लेना चाहिए। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 146 नंबर प्रश्न कि गृह कार्य पूरा करने की नियमित आदत विद्यार्थियों को बनाती है। कोई विद्यार्थी जो कि एकदम सही समय पर नियमित रूप से जो अपना गृह कार्य करता है तो वह विद्यार्थी वो विश्वस्त होता है, वह विद्यार्थी पढ़ाई में एकदम प्रखर हो जाता है, उसकी जो याद करने की क्षमता है वह भी बढ़ जाती है। यानी गृह कार्य पूरा करने की जो नियमित आदत है वो विद्यार्थियों को नीरस बनाती है, यहाँ पर नीरज की जगह नीरस है, या स्वतंत्र बनाती है, बोझ मुक्त बनाती है, विश्वस्त बनाती है। गृह कार्य पूरा करने की नियमित आदत है वो विद्यार्थी को विश्वस्त बनाती है। और अगला प्रश्न है हमारा 147 नंबर प्रश्न कि स्कूल के नियम तथा कायदे हैं वो किसके लिए है। एक तो शांत बच्चों के लिए है, या अनुशासनहीन बच्चों के लिए है, या सभी विद्यार्थियों के लिए है, या इनमें से किसी के लिए नहीं। स्कूल के नियम तथा कायदे हैं वो किसके लिए हैं। स्कूल के नियम तथा कायदे हैं सभी कानून नियम के कानून तथा कायदे हैं वो स्कूल के सभी विद्यार्थियों के लिए समान होते हैं। तो जो हमारा जो सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि स्कूल के नियम तथा कानून कायदे हैं वो सभी विद्यार्थियों के लिए समान होते हैं, न किसी के लिए, न किसी के साथ भेदभाव किया जाता है। और 148 नंबर प्रश्न है हमारा, शिक्षा में पिछड़े विद्यार्थियों के साथ आपका व्यवहार है वो कैसा होगा, या आप कैसा व्यवहार उसके साथ करेंगे। शिक्षा में जो विद्यार्थी पिछड़े हुए हैं उसे उपचारात्मक शिक्षण देंगे, उसके माता पिता को सूचित करेंगे, या उसे नीचे की कक्षा में भोजन का सुझाव देंगे, उसे सुधार करने को कहेंगे। जो विद्यार्थी पिछड़ा है यानी शिक्षा क्षेत्र में पिछड़ा है उसके साथ आपका जो व्यवहार होगा एक शिक्षक का वो होगा, उसे उपचारात्मक शिक्षण देंगे। और अगला प्रश्न है हमारा 149 नंबर प्रश्न कि प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य क्या है। प्रौढ़ शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है। आर्थिक विकास करना, सभ्यता का विकास करना, काम चलाने योग्यता, साक्षर, या राष्ट्र का विकास करना। प्रौढ़ शिक्षा का वैसे उद्देश्य क्या है। प्रौढ़ शिक्षा का जो उद्देश्य है वो राष्ट्र का निर्माण करना है, राष्ट्र का विकास करना है अच्छे तरीके से। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा, प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र का विकास करना। और 150 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, और जो शिक्षण अभिरुचि है इसका लास्टवां प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न, अच्छे अध्यापक किस प्रकार पहचाने जाते हैं। अच्छे अध्यापक है वो किस प्रकार पहचाने जाते हैं। उनके अध्यापन द्वारा, उनके व्यक्तित्व द्वारा, उनके पहनावे द्वारा, उनके व्यवहार द्वारा अच्छे अध्यापक है वो कैसे पहचाने जाते हैं। अच्छे अध्यापक तो अपने अच्छे अध्यापन के द्वारा पहचाने जाएंगे। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा, अच्छे अध्यापक अच्छे अध्यापन के द्वारा पहचाने जाएंगे। पार्ट मॉडल पेपर का 3 पार्ट हमने कर लिए, जिसमें पहला जो पार्ट था वो राजस्थान सामान्य ज्ञान यानी जीके का था, जिसमें 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न हमने किए। उसके पश्चात जो हमारा पार्ट आया वो था जो रीजनिंग है उसका था मानसिक योग्यता का, जिसके लिए हमने जो 51 से 100 तक के प्रश्न है वो किए। और अब है हमारा जो उसके बाद में पार्ट था हमारा शिक्षण अभिरुचि का, 100 से लेकर 150 तक के प्रश्न हमने शिक्षण अभिरुचि के किए। अब हमारा जो पार्ट होगा वो चौथा पार्ट होगा यानी द भाग होगा, जिसमें हिंदी के 30 प्रश्न होंगे 151 से लेकर 180 तक, यानी कुल 30 प्रश्न होंगे। उसके बाद में चौथे ही पार्ट में जो 20 प्रश्न है वो इंग्लिश के होंगे, वो भी हम करेंगे। कुल मिलाकर 200 प्रश्न आएंगे एक मॉडल पेपर के अंतर्गत। और बीएसटीसी में 200 प्रश्न ही आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है यानी 600 अंक के होते हैं। आपको यह जो हमारी क्लास है मॉडल पेपर वाली क्लास एंड तक देखनी है, टोटल प्रश्न है वो देखने हैं। इनमें सभी प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है। अब हम हिंदी के प्रश्न स्टार्ट करने जा रहे हैं। 151 से लेकर 180 तक के प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। 30 प्रश्न है। अग्नि का समानार्थी शब्द है, अग्नि का समानार्थी शब्द है वो कौन सा है। पाहन है, पावक है, पावन है, या फिर पादप है।
अग्नि का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा है? अग्नि का समानार्थी शब्द है वो है हमारा पावक। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 152 नंबर प्रश्न आज का हमारा, नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है? मूर्ख, प्रातः, विस्तृत, बुराई। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से संज्ञा शब्द है वो कौन सा है यह हमें बताना है। तो संज्ञा शब्द कौन सा है? संज्ञा शब्द यहाँ हमारे यहाँ पर जो ऑप्शन हैं उसमें बुराई शब्द है वो है, उसमें संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है बुराई में? बुराई में भाववाचक संज्ञा है। बुराई में भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। और जो तीनों ऑप्शन है, जो तीनों जो ऊपर वाले ऑप्शन है वो संज्ञा नहीं है। और अगला प्रश्न है हमारा 153 नंबर प्रश्न कि गरीबी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गरीबी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? री, बी, ई या गर? गरीबी शब्द में जो प्रत्यय हमारा वो है ई प्रत्यय है। गरीबी शब्द में जो प्रत्यय है वो ई प्रत्यय है, यानी गरीब, गरीब प्लस ई प्रत्यय है हमारा। गरीबी शब्द में जो प्रत्यय है वो ई प्रत्यय है। गरीब प्लस ई से जो शब्द बना गरीबी, तो जो हमारा गरीबी में जो प्रत्यय होगा वो ई होगा। और 154 नंबर प्रश्न है, आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ बहुत शोर मचाना, बहुत अभिमान करना, खरी खरी सुनाना या बहुत परिश्रम करना। तो आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो बहुत शोर मचाना या बहुत शोर करना। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और 155 नंबर प्रश्न है, और कि ईश्वर में विश्वास करने वाले को कहा जाता है आस्तिक, नास्तिक, भक्त, इनमें से कौन? ईश्वर को में विश्वास करने वाले को आस्तिक कहा जाता है, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे नास्तिक कहा जाता है। और 156 नंबर प्रश्न है, और हिंदी का हमारा 6 नंबर प्रश्न है, देवालय में कौन सा समास है? देवों का आलय, देवालय, देवालय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि, इनमें से कोई नहीं। देवालय में कौन सा समास है? देवालय में जो समास है वो है तत्पुरुष समास है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 157 नंबर प्रश्न और हिंदी का 7वां नंबर प्रश्न है कि पूर्ण विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से पूर्ण विराम का चिन्ह है वो कौन सा है? तो 1 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा कि पूर्ण विराम का चिन्ह हम किसी भी जो हिंदी का वाक्य उसको लिखकर इस प्रकार पूर्ण विराम का चिन्ह है वो लगाते हैं। और 158 नंबर प्रश्न है कि कीर्ति शब्द का सही अर्थ है? कीर्ति शब्द का सही अर्थ क्या है? यश, रचना, कीर्तन या निपुण? कीर्ति शब्द का जो सही अर्थ होता है, सही मीनिंग होता है कीर्ति शब्द का, वो होता है यश प्राप्त करना, या यश होता है मान प्राप्त करना। तो जो हमारे यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, यश है जो कि कीर्ति शब्द का सही अर्थ है। और 159 नंबर प्रश्न और हिंदी का जो 9वां प्रश्न है, महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महा प्लस इंद्र। महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महा प्लस इंद्र। और कौन सी संधि है इसमें? इसमें गुण संधि है। तो जो हमारा यहाँ पर डी नंबर जो महा प्लस इंद्र वाला ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। महेंद्र का संधि विच्छेद होगा वो होगा महा प्लस इंद्र। और कौन सी संधि है इसमें? गुण संधि। और अगला प्रश्न है, ये वैज्ञानिक शब्द कौन से प्रत्यय से बना है? वैज्ञानिक शब्द है वो कौन से प्रत्यय से बना हुआ है? निक प्रत्यय, अक प्रत्यय, इक प्रत्यय या कै प्रत्यय? वैज्ञानिक शब्द है वो हमारा इक प्रत्यय से बना हुआ है। विज्ञान प्लस इक वैज्ञानिक, विज्ञान प्लस इक वैज्ञानिक प्रत्यय, वैज्ञानिक शब्द है वो हमारा इक प्रत्यय से बना हुआ है। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा। और 161 नंबर प्रश्न है हमारा, जिसके समान संसार में कोई दूसरा न हो के लिए एक शब्द है। एक अर्थक शब्द हमें पूछा गया है कि जिसके समान उस संपूर्ण संसार में कोई दूसरा न हो उसके लिए कहा जाता है अद्वितीय। तो जो हमारा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि संसार में जिसके समान कोई दूसरा न हो, केवल वह अकेला ही हो, तो उसे अद्वितीय कहा जाता है। और अगला प्रश्न हमारा 162 नंबर और हिंदी का 12वां नंबर प्रश्न कि शुष्क का विलोम होगा आर्द्र, निर्जीव, निष्क्रिय, अज्ञात। शुष्क का विलोम शब्द है वो क्या होगा? शुष्क का विलोम शब्द तो आर्द्र होगा। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि शुष्क का विलोम शब्द है वो आर्द्र होगा। और 163 नंबर प्रश्न है, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसे कहते हैं अंत्यमनस्क, तटस्थ, दूरदर्शी, निष्पक्ष। जिसका मन व ध्यान दोनों ही दूसरी तरफ हो उसे क्या कहते हैं? जिसका मन व ध्यान दोनों दूसरी तरफ हो उसे अन्य मनसक कहते हैं। अन्य मनसक। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। जिसका मन व ध्यान दोनों ही किसी दूसरी चीज़ पर हो, दूसरी तरफ हो उसे हम अन्य मनसक कहते हैं। और 164 नंबर प्रश्न है, गज भर की छाती होना का अर्थ है गौरव से भर जाना, पीछे पड़ जाना, प्रिय वस्तु, किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय कर लेना। गज भर की छाती होना, गज भर की छाती होना इसका जो अर्थ है वो है गौरव से भर जाना। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि गज भर की छाती होना यानी गौरव से भर जाना। और 165 नंबर प्रश्न है हमारा,
आयात शब्द में निरुपसर्ग लगाने पर बनेगा। आयात शब्द है उसमें निरुपसर्ग लगा दिया तो शब्द वो बनेगा, वो हमारा क्या बनेगा, आयात शब्द में निरुपसर्ग लगाने पर निर्यात शब्द बनेगा। और जो सही निर्यात शब्द है वो हमारा बी नंबर ऑप्शन वाला है कि आयात शब्द में सही जो निरुपसर्ग लगाने पर जो शब्द बनेगा वो निर्यात बनेगा। निर्यात वैसे तो ए भी है, जो सी है वो भी है, लेकिन जो सही है वो हमारा बी वाला है। और 166 नंबर प्रश्न है, ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऊंचाई जो शब्द है हमारा उसमें कौन सा प्रत्यय है। ऊंचाई शब्द में हमारा प्रत्यय है वो आई है। ऊंचाई शब्द में जो प्रत्यय है वो आई है। और 167 नंबर प्रश्न है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। 4 वाक्य हमें दिए गए हैं, उनमें कौन सा वाक्य है वो शुद्ध है। क्यों नहीं सुन रहे हो, क्यों नहीं सुन रहे हो, पूर्ण विराम, बहरे हो क्या। क्यों बहरे हो, सुन क्यों नहीं रहे, सुन क्यों नहीं रहे, बहरे हो क्या, बहरे हो, सुन क्यों नहीं रहे। इन चारों वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है। इन चारों में से जो शुद्ध वाक्य है वो हमारा सी नंबर है, सुन क्यों नहीं रहे, बहरे हो क्या, एकदम शुद्ध वाक्य है। और जो ऊपर वाला दो तो वो तो है ही नहीं। और जो डी नंबर ऑप्शन है बहरे हो, सुन क्यों नहीं, यह भी अशुद्ध है। तो जो शुद्ध वाक्य वो हमारा सी नंबर ही है। और अगला प्रश्न है 168 नंबर प्रश्न, अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा। अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा। अर्क होगा, द्वेष होगा, विराग होगा, राग होगा। अनुराग का जो विलोम होता है वो होता है विराग। अनुराग शब्द का विलोम होगा, अनुराग शब्द का जो विलोम होगा वो विराग होगा। और 169 नंबर प्रश्न है, अन्वेषण शब्द का सही अर्थ है। अन्वेषण शब्द का सही अर्थ क्या है। किसी रोग के निदान की खोज करना, किसी स्थान की खोज करना, किसी नवीन युक्ति की खोज करना, या किसी समस्या पर शोध कार्य करना। अन्वेषण शब्द का जो सही अर्थ है वो है किसी नई चीज़ की खोज करना, नवीन युक्ति की खोज करना। अन्वेषण यानी खोज करना, अन्वेषण यानी कि किसी नवीन युक्ति की खोज करना। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा कि किसी नवीन युक्ति की खोज करना अन्वेषण कहलाता है। और अगला प्रश्न 170 नंबर प्रश्न, हिंदी का 20वां नंबर प्रश्न, उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वह भूखा ही रह गया। वाक्य है, उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वह भूखा ही रह गया। कौन सा वाक्य है। संयुक्त वाक्य, कर्तरी वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वह भूखा ही रह गया, यह हमारा जो वाक्य है वो संयुक्त वाक्य है। और 171 नंबर प्रश्न है हमारा कि सज्जन शब्द में उपसर्ग होगा। सज्जन शब्द में जो उपसर्ग होगा वो सत होगा, सत प्लस जन, सत प्लस जन सज्जन शब्द का विच्छेद है। तो यहाँ पर जो उपसर्ग होगा सज्जन शब्द में वो सत होगा। और 172 नंबर प्रश्न है कि काली मिर्च शब्द में समास है वो कौन सा है। काली मिर्च, काली मिर्च में समास है वो कौन सा है। बहुव्रीहि, द्वंद्व है, तत्पुरुष, क्रमधारय। काली मिर्च में समास कौन सा है। काली मिर्च शब्द है इसमें जो हमारा समास है वो कर्मधारय है। काली मिर्च में समास है वो कर्मधारय है। और अगला प्रश्न है 173 नंबर, यदि वह नहीं पढ़ेगा तो उसे काम करना पड़ेगा। वाक्य है, यदि वह नहीं पढ़ेगा तो उसे काम करना पड़ेगा। वाक्य है, क्रमवाच्य वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। यदि वह नहीं पढ़ेगा तो यह उसे काम करना पड़ेगा, यह वाक्य है। यह मिश्र वाक्य है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 174 नंबर प्रश्न, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। बाल की खाल निकालना मुहावरे का जो अर्थ है वह है रहस्य जानने की कोशिश करना, अनावश्यक बारीकी में जाना, व्यर्थ परिश्रम करना, बालों को नोचना। बाल की खाल निकालना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो अनावश्यक बारीकी में जाना। तो जो बी नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 175 नंबर प्रश्न, सुगम शब्द का विलोम है। सुगम शब्द का सही विलोम हमें बताना है। दुर्गम है, आगम है, आगम है, आगम है या दुर्लभ है। सुगम शब्द का जो सही विलोम है वो है हमारा दुर्गम। और 176 नंबर प्रश्न है हमारा, किस क्रम में अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण नहीं है। यानी कि 3 जो ऑप्शन है उसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और जो चौथा है उसमें अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम विशेषण है वो नहीं है। मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए, किसी ने उसे धमकाया, वह बहुत समझदार है, दाल में कुछ काला है। इन चारों में से वह वाक्य जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है वह हमारा सी नंबर है। वह बहुत समझदार है, वह बहुत समझदार है। जैसे ए नंबर ऑप्शन है हमारा कि मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई आ गया। दाल में कुछ काला है, कुछ काला है। इस प्रकार जो ए, बी और डी है उसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। और तो जो हमारा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा।
और 177 नंबर प्रश्न है हमारा कि चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है। चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है। बहुव्रीहि द्वंद्व क्रमधारय तत्पुरुष चक्रपाणी शब्द है, उसमें जो हमारा समास है वो बहुव्रीहि समास है। चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। 178 नंबर प्रश्न है हमारा, घन शब्द के लिए सही क्रमांक बताइए। बादल, हथौड़ा, शरीर, जल, घड़ा, मन या बादल जल। घन शब्द का सही अर्थ हो सकता है या घन शब्द के लिए सही क्रमांक बताइए। वैसे घन का जो मीनिंग होता है, घन का अर्थ होता है वो घन मीन्स बादल भी होता है, और घन के लिए हथौड़ा भी हम प्रयोग करते हैं। घन बोलते हैं जिससे हम साधारण भाषा में घन, वो घन का मतलब होता है हथौड़ा, और एक घन का मतलब बादल भी होता है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। घन जिसे हम हथौड़ा भी बोलते हैं और बादल भी बोलते हैं। जो आमतौर पर हम घन बोलते हैं हथौड़े को। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 179 नंबर प्रश्न है हमारा, किस क्रम में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, उनमें से वह क्रम हमें पता करना है, वह वाक्य हमें पता करना है जिसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है। जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था, अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए, क्या कोई तारे गिन सकता है, मद्यपान शरीर और आत्मा दोनों का नाश करता है। कि किस क्रम में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है। हमारा जो वाक्य है कि क्या जो अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए, इसमें जो विराम चिन्ह है उसका सही प्रयोग नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए। और अगला प्रश्न है हमारा कि हथेली का आंवला मुहावरे का सही अर्थ है। हथेली का आंवला मुहावरे का सही अर्थ क्या है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता, जादू का खेल, निसंदेह बात, यथार्थ बात। हथेली का आंवला मुहावरे का जो अर्थ है वो है निसंदेह बात। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। पार्ट 4 के अंतर्गत हमने जो हिंदी के प्रश्न थे 30 प्रश्न वो हमने कर लिए। अब हम इंग्लिश के 20 प्रश्न करने वाले हैं। 181 से लेकर 200 तक प्रश्न, यानी कि 1 से लेकर 200 तक के जो संपूर्ण पेपर BSTC के अंतर्गत आता है वो हम करने वाले हैं। अभी हम इंग्लिश के 1 से यानी 20 प्रश्न यानी 181 से लेकर 200 तक प्रश्न करेंगे। और 1 नंबर प्रश्न है हमारा इंग्लिश का कि पिक आउट द नियरेस्ट करेक्ट मीनिंग ऑफ सिनोनिम ऑफ द वर्ड। यहाँ पर जो हमें शब्द दिया गया है उसका निकटतम वर्ड है वो हमें पता करना है, सिनोनिम इसका पता करना है। जैसे फ्रेल दिया गया है, वरिड, स्ट्रॉन्ग, नर्वस या इल। फ्रेल का मतलब क्या होता है। फ्रेल का मतलब होता है एक तो अनैतिक होता है, फ्रेल का मतलब होता है वो होता है अनैतिक। और एक दूसरा मीनिंग होता है फ्रेल का फ्रेलाइट। जैसे अगर हम इसको करते हैं तो इसका जो दूसरा मीनिंग होगा वो होगा कमज़ोर। तो अब हमें इसका जो नियरेस्ट मीनिंग है वो करना है। जैसे वरिड हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, नर्वस यानी इल। वरिड का मतलब होता है चिंता, और स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, नर्वस यानी थोड़ा भयभीत सा, नर्वस होना। और इल है, इल का मतलब है बीमार। जैसे यहाँ पर फ्रेल है, फ्रेल या फ्रेलेट का जो मीनिंग होता है वो होता है जो कमज़ोर होता है वो। तो यहाँ पर जो सही मीनिंग होगा इसका निकटतम, जैसे वरिड चिंता तो हो नहीं सकता, स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो सकता, नर्वस भी नहीं हो सकता, तो बीमार यानी इल वाला ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और 2 नंबर प्रश्न है इंग्लिश का कि कंजेनियल का जो हमें यहाँ पर सही अर्थ है यानी इसके जो निकट वर्ड है वो हमें बताना है। सूटेबल, अनसूटेबल, एनिमेट, इमेकल। यानी कंजेनियल मीन्स होता है अनुकूल, कंजेनियल मीन्स होता है अनुकूल, अनुकूल होता है कंजेनियल। अब सूटेबल मीन्स उपयुक्त होता है, अनसूटेबल अनुपयुक्त हो जाएगा। एनिमेट मीन्स होता है चेतन, एनिमेट यानी चेतन। इमेकल मीन्स होता है अनुकरणीय। अब हमें इसका जो सही मीनिंग है वो बताना है। जैसे कंजेनियल के जो समीप मीनिंग है वो कौन सा है यह हमें बताना है। तो कंजेनियल यानी अनुकूल तो सूटेबल होगा उपयुक्त और जो अनुकूल है वो एकदम आपस में मिलते जुलते शब्द है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 3 नंबर इंग्लिश का कि पेरेंट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन देयर चिल्ड्रन। यहाँ पर जो खालिस्तान जगह है वहाँ पर क्या आएगा यह हमें बताना है कि माता पिता अपने बच्चों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पालन पोषण के लिए पेरेंट्स आर इम्पोर्टेंट रोल इन देयर चिल्ड्रन। माता पिता अपने बच्चों के प्रति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पालन पोषण को बढ़ाने की, ब्रिंगिंग डाउन घटाने की, या ब्रिंगिंग इन ब्रिंगिंग आउट। पेरेंट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन देयर चिल्ड्रन। माता पिता है अपने बच्चों का पालन पोषण बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ब्रिंगिंग अप है वो हमारा यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है
ही डजेंट हैव एबिलिटी टू लर्न इंग्लिश, कि उसके पास इंग्लिश सीखने की क्षमता है ही नहीं, वह इंग्लिश सीखने की क्षमता नहीं रखता। इसका मीनिंग्स यह है कि वह इंग्लिश सीखने की क्षमता नहीं रखता। ही डजेंट हैव एबिलिटी टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पर हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा? दे आएगा, ए आएगा, एन आएगा या आएगा ही नहीं? यहाँ पर आर्टिकल आएगा, वो आएगा एन। ही डजेंट हैव एन एबिलिटी टू लर्न इंग्लिश। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू प्राइसेस, कि सरकार है वो प्रयास कर रही है कीमतों का। यहाँ पर जो खालिस्तान जगह है यहाँ पर क्या आएगा कि द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू प्राइसेस, सरकार है वो प्रयास कर रही है कीमतों का बढ़ाने का प्रयास कर रही है, घटाने का प्रयास कर रही है, किसका प्रयास कर रही है? द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू, गवर्नमेंट है वो कीमतों को घटाने का प्रयास कर रही है। तो जो हमारे यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन प्राइसेस। द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन प्राइसेस, यानी जो सरकार है वो कीमतों को घटाने का प्रयास कर रही है। और अगला प्रश्न है हमारा 186, यानी कि इंग्लिश का जो छठा प्रश्न है वो कि द बर्ड फॉर 5 आवर, कि द बर्ड फॉर 5 आवर, पक्षी 5 घंटे से उड़ रहे हैं। यहाँ पर जो खालिस्तान है वहाँ पर क्या आएगा यह हमें पता करना है। द बर्ड वाज फ्लाइंग, इज़ फ्लाइंग, फ्लेड, हैज़ बिन फ्लाइंग, कि द बर्ड वाज फ्लाइंग फॉर 5 आवर, कि पक्षी 5 घंटे से उड़ रहे हैं। पक्षी 5 घंटे से उड़ रहे हैं, तो वाज फ्लाइंग तो आएगा नहीं कि उड़ रहे थे, लेकिन पक्षी अभी उड़ रहे हैं। द बर्ड फॉर 5 आवर, पक्षी 5 घंटे से उड़ रहे हैं। इज़ फ्लाइंग, उड़ रहा है। फ्लेड, उड़ चुके हैं। या हैज़ बिन फ्लाइंग। द बर्ड फॉर 5 आवर्स, यानी कि पक्षी है वो 5 घंटे से उड़ रहे हैं, तो वाज फ्लाइंग तो नहीं आएगा, इज़ फ्लाइंग भी नहीं आएगा कि उड़ रहा है, फ्लेड भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर आएगा हैज़ बिन फ्लाइंग। द बर्ड हैज़ बिन फ्लाइंग फॉर 5 आवर्स। द बर्ड्स हैज़ बिन फ्लाइंग फॉर 5 आवर्स। तो हमारे यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच में हमें इसको चेंज करना है। लीला विल से रवि हैज़ गॉन, लीला विल से रवि हैज़ गॉन, यानी लीला कहेगी कि रवि चला गया। लीला विल से रवि हैज़ गॉन, लीला कहेगी कि रवि है वो चला गया। इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हमें कुछ नहीं करना कि लीला विल से, और यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद वाक्य है उससे पहले हमें क्या करना है? दैट का प्रयोग करना है। तो लीला विल से दैट द रवि हैज़ गॉन। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि लीला विल से दैट रवि हैज़ गॉन, लीला कहेगी कि रवि चला गया। ये हमें इनडायरेक्ट स्पीच में ही से चेंज करना, तो दैट का प्रयोग है वो हम इसमें पहले कर लेंगे। और अगला प्रश्न है हमारा 188 नंबर प्रश्न। सी सैड टू मीता कैन यू लैंड मी दिस वॉच, उसने मीता से कहा कि तुम मुझे अपनी घड़ी उधार दे सकती हो। सी सैड टू मीता कैन यू लैंड मी दिस वॉच, उसने मीता से कहा कि तुम मुझे अपनी घड़ी उधार दे सकती हो। इसको भी हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। सी सैड टू मीता कैन यू लैंड मी दिस वॉच, तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो हो जाएगा कि सी एस्क्ड मीता, उसने मीता से पूछा कि सी कुड लैंड हर दैट वॉच, कि तुम्हारी घड़ी है वो मुझे उधार दे सकती हो। सी सैड टू मीता कैन यू लैंड मी दिस वॉच, उसने मीता से कहा क्या तुम मुझे अपनी घड़ी उधार दे सकती हो। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो हो जाएगा सी एस्क्ड मीता, उसने मीता से पूछा कि क्या तुम मुझे अपनी घड़ी उधार दे सकती हो। तो जो हमारे यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि सेलेक्ट द वन वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, हमें वन वर्ड चूज़ करना है जो एकदम सही सूटेबल हो, उपयुक्त हो। कि ए पर्सन हु हेट्स वुमन, एक व्यक्ति जो कि महिलाओं से नफरत करता है। ए पर्सन हु हेट्स वुमन, इंटोलेंट या मिसोगैमिस्ट, बिगेमिस्ट या ग्यूलेबल, एक व्यक्ति जो कि महिलाओं से नफरत करता है। इंटोलरेंट क्या होता है? इंटोलरेंट होता है कि जो होता है, इंटोलरेंट होता है असहिष्णु, असहिष्णु व्यक्ति होता है असहिष्णु। इंट्रोलेंट यानी असहिष्णु व्यक्ति। मिसोगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट मीन्स होता है कि मिसोगैमिस्ट मिथ्या विवाहवादी, यानी जो झूठे विवाह का वादा करता है वो। या बिगमिस्ट, बिगमिस्ट का मतलब होता है द्वि विवाहों का आदमी, यानी जिसने 2 विवाह किए हैं। ग्यूलेबल, ग्यूलेबल का मतलब होता है, अगर हम बोलते हैं ना भोला भोला, तो ग्यूलेबल मीन्स होता है भोला। और बिगमिस्ट, बिगमिस्ट यानी कि 2 विवाहों का आदमी। मिसोगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट होता है, मिसोगैमिस्ट यानी झूठा विवाहों का वादा करने वाला। और इंटॉलरेंट यानी असहिष्णु। तो ए पर्सन हु हेट्स वुमन, एक व्यक्ति जो कि महिलाओं से नफरत करता है, तो उसके लिए हो जाएगा मिसोगैमिस्ट, झूठा विवाहों का वादा करने वाला। तो
तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि ए डिसीज दैट स्प्रेड बाय मीन्स ऑफ जर्म्स कैरिड इज एटमोस्फेयर इन एटमोस्फेयर। एक बीमारी जो कि फैलती है और जर्म से फैलते हैं, जर्म्स यानी जो जीवाणु है वो उससे वातावरण में फैलती है। ए डिसीज दैट स्प्रेड बाय मीन्स ऑफ जर्म्स कैरिड इन एटमोस्फेयर। एक बीमारी जो कि जो जीवाणु है उनके कारण वातावरण में फैलती है, उससे हम क्या कहेंगे? यहाँ इन्फेक्टियस, एपिडेमिक, कॉन्टेजियस या एंडेमिक। एक बीमारी जो कि जीवाणुओं से फैलती है उससे हम क्या कहेंगे? वातावरण में जीवाणुओं के द्वारा फैलती है, संक्रामक बीमारी कहेंगे। इन्फेक्टियस यानी कि संक्रामक, और एपिडेमिक महामारी, महामारी, और कंटेजियस, कंटेजियस मीन्स भी संक्रामक होता है, लेकिन यह जो संक्रामक है कंटेजियस, कंटेजियस मतलब संक्रामक बीमारी, संक्रामक बीमारी इसे छूत बीमारी से भी बोल सकते हैं, लेकिन यह जीवाणुओं के द्वारा नहीं फैलती है। और एंडेमिक, एंडेमिक यानी कि कोई स्थानिक रोग, जैसे कोई रोग है वो चलता आ रहा है, या कोई जो वंशानुगत रोग है वो एंडेमिक। अब हमें बताना है कि जो सही इसका वन वर्ड होगा वो होगा ए डिसीज दैट स्प्रेड बाय मीन्स ऑफ जर्म्स कैरियड इन एटमोस्फेयर। एक बीमारी जो कि वातावरण में जीवाणुओं के द्वारा फैलती है उसे हम संक्रामक रोग बोलते हैं। तो जो हमारा इन्फेक्टियस वाला ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा कि द स्टूडेंट विल से आई कैंट डू दिस क्वेश्चन। द स्टूडेंट विल से, स्टूडेंट कहेगा कि मैं यह प्रश्न नहीं कर सकता, कि मैं यह प्रश्न है वो नहीं कर सकता। द स्टूडेंट विल से आई कैन डू दिस, कांट डू दिस क्वेश्चन। तो इसका जो सही अर्थ होगा, सही उत्तर होगा वो होगा द स्टूडेंट विल से, द स्टूडेंट विल से दैट ही कैंट डू दैट क्वेश्चन। स्टूडेंट कहेगा कि वह यह प्रश्न नहीं कर सकता। और अगला प्रश्न है कि मीता हैज़ हार्डली खालिस्तान मनी टू स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट। मीता हैज़ हार्डली मनी टू स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट, यानी कि मनोरंजन पर खर्च करने के लिए मीता के पास मुश्किल से मनी है। अब मुश्किल से मनी है, इससे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, यह हमें पता करना है कि मीता हैज़ हार्डली मनी टू स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट, यानी कि मनोरंजन पर खर्च करने के लिए मीता के पास मुश्किल से कुछ मनी है, ए फ्यू मनी है यानी थोड़ी सी मनी है, ए बिग मनी एक बहुत सारी मनी है, या लिटिल मनी है। तो मीता के पास एंटरटेनमेंट पर खर्च करने के लिए लिटिल मनी है यानी थोड़ा सा धन है, थोड़ा सा धन है। तो जो हमारे पास डी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। लिटिल यहाँ पर एकदम सेट हो जाएगा कि मीता हैज़ हार्डली लिटिल मनी टू स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट, यानी कि मनोरंजन पर खर्च करने के लिए मीता के पास मुश्किल से थोड़ी सी मनी है, कुछ मनी है, कुछ धन है वो है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है सी विल माई बुक ऑन ग्रामर। सी विल माई बुक ऑन ग्रामर, वह मेरी जो ग्रामर की बुक है उस पर ब्रेक विद, ब्रोट, हैज़ ब्रोट, ब्रेकआउट। इसका जो सही हमें यह जो सेंटेंस है इसका सही अर्थ वाला जो मीनिंग है वो हमें यहाँ पर से चूज़ करना है। सी विल माई बुक ऑन ग्रामर, वह मेरी ग्रामर की बुक पर ब्रेक विद, ब्रेक विद यानी टूट पड़ेगी, टूट पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि वह मेरी ग्रामर की बुक को जो पढ़ने लग जाएगी, यानी पूरी है वो पढ़ने लग जाएगी। सी विल माई बुक ऑन ग्रामर ब्रेक विद यानी टूट पड़ेगी। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि नो सूनर डिड आई टेक ए कप ऑफ टी माई फ्रेंड कम देयर। नो सूनर कि नो सूनर डिड आई टेक ए कप ऑफ टी माई फ्रेंड कम देयर, कि नो सूनर इतनी जल्दी ही कि नहीं कि मैंने एक कप चाय ली एंड माई फ्रेंड कम देयर, कि मेरा फ्रेंड है वो वहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर बट आएगा, देन आएगा, देन आएगा, दैट आएगा, क्या आएगा कि नो सूनर डिड आई टेक ए कप ऑफ टी माई फ्रेंड कम देयर, कि जैसे ही मैंने एक चाय का कप लिया इतने में ही मेरा फ्रेंड है वो वहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देन है वो आ जाएगा कि जैसे ही मैंने एक कप चाय का लिया मेरा फ्रेंड है वो वहाँ पर आएगा। तो देन आ जाएगा कि नो सूनर डिड आई टेक ए कप ऑफ टी देन माई फ्रेंड कम है देयर। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 195 नंबर प्रश्न है कि माइक वॉज डीपली बाय द न्यूज़ ऑफ मदर्स डेथ, हिज मदर्स डेथ। माइक है वो गहराई में चला गया बाय द न्यूज़ ऑफ हिज मदर्स डेथ, उसकी माता की जो मौत है उसकी खबर सुनकर। अब गहराई में चला गया, यह तो इसका जो सही मीनिंग है वो नहीं होगा। तो यहाँ पर जो खालिस्तान है उसकी जगह पर क्या आएगा? अफेक्टेड, इफेक्टेड, इन्फेक्टेड या नन ऑफ दिस। कि माइक वाज डीपली बाय द
न्यूज़ ऑफ हिज मदर्स डेथ, कि माइक है अपनी माता की जो डेथ है उसकी खबर सुनकर बहुत गहरा प्रभावित हुआ, बहुत प्रभावित हुआ। अफेक्टेड है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा कि माइक वाज डीपली अफेक्टेड बाय द न्यूज़ ऑफ हिज मदर्स डेथ, कि माइक है अपनी माता की जो डेथ है उसकी खबर सुनकर बहुत प्रभावित हुआ, बहुत प्रभावित हुआ, अफेक्टेड हुआ। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, ही मेड हिज माइंड नॉट टू गो द पार्टी, ही मेड हिज माइंड नॉट टू गो टू द पार्टी, उसने अपना मन बना लिया पार्टी में न जाने का। अब यहाँ पर क्या आएगा, ऑन आएगा, इन आएगा, डाउन आएगा, अप आएगा, कि ही मेड हिज माइंड नॉट टू गो टू द पार्टी, कि उसने अपना मन है वो पार्टी में न जाने का बना लिया। तो यहाँ पर जो हमारा सही आएगा वो आएगा अप, कि ही मेड अप हिज माइंड नॉट टू गो टू द पार्टी, कि उन्होंने अपना मन है वो पार्टी में नहीं जाने का बना लिया। ही मेड अप हिज माइंड नॉट टू गो टू द पार्टी। और अगला प्रश्न है हमारा, ए वाटरमेलन इज, यहाँ पर हमें वाटरमेलन इज, एक वाटरमेलन होता है यानी कि तरबूजा है, तरबूजा जिसे बोलते हैं, मदिरा जिसे हम बोलते हैं, कि वाटरमेलन है। वाटरमेलन क्या है, एक पैलेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड, एक स्थान जहाँ पर जो सामान है वो रखा जाता है, एक पैलेस जहाँ पर, एक जो स्थान जहाँ पर जो सामान है वो इकट्ठा किया जाता है या रखा जाता है। समथिंग यू सी ऑन द फेस ऑफ ए हैप्पी पर्सन, कुछ वो जो आप किसी एक हैप्पी पर्सन यानी जो खुश व्यक्ति के चेहरे पर आप देखते हैं वो होता है, या ये टाइप ऑफ कॉफ़ी होता है, या ये टाइप ऑफ फ्रूट होता है। तो वाटरमेलन क्या होता है, वाटरमेलन होता है ए टाइप ऑफ फ्रूट, यानी एक फ्रूट का प्रकार है, फल का एक प्रकार है, तरबूजा जिसे हम बोलते हैं। ए वाटरमेलन इज ए टाइप ऑफ फ्रूट। और यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं कि पैलेस वेयर गुड्स आर स्टोर, एक स्थान जहाँ पर सामान है वो रखा जाता है। समथिंग यू सी ऑन द फेस ऑफ हैप्पी पर्सन, कि कुछ वो जो कि आप किसी जो खुश व्यक्ति की यानी जो खुश चेहरा है उस खुश चेहरे पर आप देखते हैं वो होता है। या ए टाइप ऑफ कॉफ़ी, एक कॉफ़ी का प्रकार होता है, ये टाइप ऑफ ए फ्रूट। तो वाटरमेलन यानी तरबूजा है वो एक टाइप ऑफ ए फ्रूट होता है। और अगला प्रश्न है, चूज़ द करेक्ट एंड डिटरमाइंस, डिटरमाइंस एंड डिटरमाइंस है वो हमें यहाँ पर पता करना है। सरिका हैज़ पैरट एंड ए डॉग, सरिका के पास एक तोता एंड एक डॉग है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सरिका हैज़ एंड पैरट आएगा, ए आएगा, द आएगा, या कुछ भी नहीं आएगा। हमें यहाँ पर जो आर्टिकल है उसका पता करना है, आर्टिकल का हमें पता करना है। तो सरिका हैज़ ए पैरट एंड ए डॉग, सरिका के पास एक तोता है एंड एक डॉग है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है, जो बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पर ए ही क्यों आया, यह पता करने के लिए हमें क्या होगा, आर्टिकल में आपने पढ़ा होगा कि जैसे यहाँ पर पैरट, पैरट क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले जो आता है वो आर्टिकल होता है। और यहाँ पर ए आर्टिकल ही क्यों आया, ए आर्टिकल इसलिए आया कि पैरट का हम उच्चारण करेंगे तो पैरट, पैरट तो पी से करेंगे। और पै हिंदी में क्या होता है, पै हिंदी में व्यंजन होता है यानी कि कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट उच्चारण से कोई नाउन स्टार्ट होता है तो उससे पहले ए आता है, लेकिन यहीं पर अगर ए, आ या ई से स्टार्ट होने वाला शब्द आता तो यहाँ पर एन का प्रयोग होता है। यह आपने आर्टिकल में पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा सरिका ए पैरट एंड ए डॉग, सरिका ए पैरट एंड ए डॉग, सरिका के पास एक तोता है और एक कुत्ता है। तो यहाँ पर जो बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और 199 प्रश्न है कि द क्राउड सर्ज्ड फॉरवर्ड टू हैव ए ग्लिम्प्स ऑफ लीडर, कि भीड़ है वो अपने नेता की झलक पाने के लिए आगे बढ़ी, लीडर अपने नेताओं की झलक पाने के लिए भीड़ आगे बढ़ी। अब द भीड़ यानी द क्राउड सर्ज्ड फॉरवर्ड टू हैव ए ग्लिम्प्स ऑफ लीडर, कि भीड़ है नेताओं की झलक पाने के लिए आगे बढ़ी। अब देयर इट्स हिज या ए, कि भीड़ है उसके नेता की भीड़, जैसे यहाँ पर देर है तो उसके यानी उनके नेताओं की झलक पाने के लिए आगे बढ़ी, इट्स अपने नेताओं की झलक पाने के लिए आगे बढ़ी, हिज ए या उनके नेता की जो झलक पाने के लिए आगे बढ़ी। तो द क्राउड सर्ज्ड फॉरवर्ड टू हैव ए ग्लिम्प्स ऑफ लीडर, यानी कि भीड़ है वो अपने नेताओं की झलक पाने के लिए आगे बढ़ी। तो जो हमारा इट्स वाला ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, इट्स, कि भीड़ अपने नेताओं की झलक पाने के लिए आगे बढ़ी। और अगला प्रश्न है हमारा 200 नंबर और आज के इस मॉडल पेपर का लास्ट प्रश्न कि ही इज़ मोस्ट ब्रिलियंट बॉय इन द क्लास। अब यहाँ पर आएगा ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, वन आएगा। यहाँ पर भी हमें आर्टिकल यानी डिटरमाइनर वो बताना है कि ही इज़ मोस्ट ब्रिलियंट बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पर जो हमारा द वाला ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि ही इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट बॉय इन द क्लास।
1 से लेकर 200 तक के प्रश्न हैं वो हमने बहुत ही आसानी से किए, बहुत ही सरल तरीके से किए। और प्रश्न है वो एक-एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इस बार इस यह मॉडल पेपर है, इनमें से इन प्रश्नों के आने की भी बहुत संभावना है, क्योंकि यह प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मॉडल पेपर वाले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए कि अगर आप इस वीडियो पर, इस मॉडल पेपर वाले क्लास पर आप 100 कमेंट कर देते हो कि सर अगला मॉडल पेपर भी बनाना है, अगला मॉडल पेपर भी बनाना है, कि सर अगला मॉडल पेपर और मॉडल पेपर, तो आपको 5 मॉडल पेपर की क्लास है वो और मिलेगी। इसी प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो आपको यह मॉडल पेपर की क्लास कैसे लगी इसके बारे में भी कमेंट में बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर से कर लेना।